Hello everyone, welcome again on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पास अलग अलग स्टेट एंड सेंट्रल से रिलेटेड यानी एसएससी और आरआरबी से रिलेटेड जेई और एई एग्जाम के बारे में है। ठीक है, हम लोग उसी क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 2 दिन अभी तक डिस्कशन चल चुका है हमारा, ये आज हमारा थर्ड डे है क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन। गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर द क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ कोरोना विल व्हाट। तो हमने कल पढ़ा था बंडल कंडक्टर यूज करने पे रेडियस बढ़ता है, तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोरोना यानी क्रिटिकल वोल्टेज जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। कल वीडी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया। क्लियर क्लियर। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 18th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन द केबल। आंसर बताइएगा 18th का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन द केबल्स। सॉल्व दिस क्वेश्चन। 8 रॉबर्ट। और बताइएगा, और बताइएगा। आयुष ने आंसर दिया रबड़। कौन से इंसुलेशन हम लोग केबल्स में जनरली यूज करते हैं? ओके, सी डी बी ऑप्शन आ रहे हैं। और बताइएगा, और बताइए। हमारे पास सी डी, बिल्कुल आने दीजिए आंसर। देखिए, लिसन वेरी केयरफुली। काफी लोग थोड़ा सा पेपर इंसुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ध्यान रखना। इन सबको, ये जितने भी आप लोगों को दे रखे हैं, वर्निस्ड, कैम्ब्रिक, रबड़, पेपर, इन सबको हम एज ए इंसुलेशन काम में ले सकते हैं। किसमें? हमारे पास केबल में। तो ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द अबव। क्लियर है? ध्यान रखना, जनरली आप लोग पेपर इंसुलेशन बोल देते हो क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो पेपर यूज होता है, बट ध्यान रखना आप रबड़ को, वर्निस्ड कैम्ब्रिक को, पोलीविनाइल क्लोराइड को, यानी इन सब के अलावा आप लोग और किसको? पीवीसी को। इन सब के अलावा आप लोग अपना वीआईआर को, इट मींस वल्कनाइज इंडियन रबड़ को, इन सबको भी आप एज ए इंसुलेशन यूज कर सकते हैं। तो आपका एनी ऑफ द अबव, यानी कि आप लोगों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों का आंसर ध्यान रखना क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, दैट इज एनी ऑफ द अबव। पीवीसी का पूरा नाम आप लोगों को याद होगा, दैट इज पोलीविनाइल क्लोराइड। लिख लेना, किसी को नाम याद ना हो, पोलीविनाइल क्लोराइड। और वीआईआर का मतलब वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और होती है, दैट इज एक्स एल पीई केबल। ये एक और इंसुलेशन होता है, इसका पूरा नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल, पॉलीएथिलीन इंसुलेटेड केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। क्लियर है? तो इट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। तो ये सारे इंसुलेशन है, कौन कौन सा? वर्निस कैम्ब्रिक, रबड़, पेपर, पीवीसी, वीआईआर एंड एक्सएलपीई। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होंगे। अच्छा, ध्यान से समझना, यहां से हमने अभी अभी इंसुलेशन यूज किया किसमें? केबल में। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। सपोज अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का केबल नहीं, ओवरहेड लाइन के लिए होता, मतलब ओवरहेड लाइन में जनरली कौन सा इंसुलेशन मटेरियल हम लोग यूज करते हैं? बताइए मुझे, आंसर आंसर लिख के बताइए। अगर ये क्वेश्चन ओवरहेड लाइन के लिए पूछता तो जनरली कौन सा इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं? ये तो केबल के लिए हो गए सारे। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए मुझे इंसुलेशन लिख कर बताइएगा। बताइए आंसर क्या आएगा अगर ये ओवरहेड लाइन के लिए होता तो? इसमें से आंसर नहीं देना है, मुझे आंसर लिख के बताइए। पिन टाइप इंसुलेटर नहीं, इंसुलेशन कौन सा यूज करना है ये बताइए। इंसुलेटर नहीं, इंसुलेशन मटेरियल कौन सा? ये मटेरियल है ना सारे, पेपर, रबड़, पीवीसी। मटेरियल बताइए। पोर्सिलिन, बिल्कुल रवि आपने एकदम सही आंसर दिया है। ध्यान रखना, पोर्सिलिन हमारा आंसर होता अगर आप लोगों के पास जनरली केबल नहीं, अंडरग्राउंड केबल नहीं, ओवरहेड लाइन के लिए कभी भी ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए कभी इंसुलेशन पूछे तो आंसर क्या होगा हमारे पास? पोर्सिलिन। पोर्सिलिन को हम एज ए इंसुलेटर मटेरियल यूज करते हैं। अब बाकी लोग ये जो आंसर दे ना, सस्पेंशन डिस्क और ये आप लोगों के अलग अलग पिन टाइप एंड ऑल दैट, ये तो इसके टाइप्स हैं। हम मटेरियल की बात करें तो कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ओवरहेड लाइन में? ओवरहेड लाइन में ध्यान रखना, पोर्सिलिन इंसुलेशन यूज करते हैं। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ये ध्यान रखें कि हमारे पास ओवरहेड लाइन में क्या आंसर होता? ओवरहेड लाइन के लिए होता तो अभी हमारा आंसर होता पोर्सिलिन। कल ही बताया पोर्सिलिन किस किस का मिक्सचर होता है? केओलिन प्लस फेल्डस्पार प्लस क्वार्ट्ज। क्लियर है? कल का ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ बात करते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर टैप इज वॉस्ट। एम्पायर टैप क्या होती है? ये केबल में यूज होती है, एज ए इंसुलेशन हम लोग इसको यूज करते हैं। बताइए एम्पायर टैप क्या है आप लोगों का? बिल्कुल 19th का आंसर वर्निस कैम्ब्रिक, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आयुष आप।
बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना एम्पायर टैप क्या होती है, ध्यान रखना हम लोग केबल पे येलो कलर की टैप आती है, येलो कलर की टैप का मतलब समझ गए हो ना, चिपकाने वाली। तो येलो कलर की टैप होती है, कुछ नहीं होता, वो हमारा वर्निश्ड कैम्ब्रिक होता है, यानी कि कपड़ा टाइप में होता है, ठीक है ना, कपड़ा टाइप में आता है, कपड़े टाइप में आती है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के काम आती है, ठीक है ना, येलो कलर की टैप आती है, येलो कलर की टैप, ठीक है ना। तो एम्पायर टैप क्या होती है, वर्निश्ड कैम्ब्रिक होता है, ये वही वाला इंसुलेशन है जो हमने सबसे टॉप पर यहाँ पर देखा था, ये वर्निश्ड कैम्ब्रिक वाला, इसको हम एम्पायर टैप भी कहते हैं। क्लियर है, एम्पायर टैप भी कहते हैं। बिल्कुल संजय, केओलिन, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज वो आप लोगों का जो पोर्सिलेन का है। तो आई थिंक आप लोगों को 19th क्वेश्चन क्लियर होगा। एम्पायर टैप क्या होती है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, दैट इज वर्निश कैम्ब्रिक होता है, कपड़ा होता है, ध्यान रखना, इट इज द क्लोथ, वर्निश कैम्ब्रिक क्लॉथ। एम्पायर टैप येलो कलर की टैप होती है, आप लोग कभी भी गूगल पे टाइप करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई चिपकाने वाली जो नॉर्मल होती है। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 20। द बेडिंग ऑन अ केबल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बेडिंग किसकी बनाई जा सकती है आप लोगों के पास केबल में, बताइएगा, बेडिंग किसकी बनाई जाती है, गिव मी द आंसर। हेशियन और जूट बोथ, ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग ध्यान रखना, बेडिंग को हेशियन क्लॉथ बना सकते हो या जूट कुछ भी बना सकते हो दोनों में से, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द अबव। ये वाले दोनों हम लोग यूज कर लेते हैं, एशियन क्लॉथ भी यूज कर लेते हैं और जूट मटेरियल भी यूज कर लेते हैं। देखा होगा ना, हेशियन क्या होता है, जूट का कपड़ा होता है, देखा होगा ना, थोड़ा सा जाली टाइप में होता है, जूट का कपड़ा आता है, ठीक है ना, तो जूट वाला जो फैब्रिक आता है वही हेशियन क्लॉथ हम लोग उसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज अ बेडिंग हम लोग केबल में दोनों मटेरियल को यूज कर सकते हैं। अब जब बेडिंग की बात आई है तो चलो केबल का कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्लियर, यहाँ आ जाइए, देखो केबल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। हमारे पास केबल से कंस्ट्रक्शन, केबल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या, लिसन वेरी केयरफुली, सपोज हमारे पास ये केबल है, केबल के अंदर सबसे मिड में यानी सबसे सेंटर में हमारे पास कौन होता है ये, तो हमारे पास सबसे सेंटर में होता है कंडक्टर। ध्यान रखना ये कौन है सबसे सेंटर में, तो सबसे सेंटर में है हमारे पास कंडक्टर। क्लियर, कंडक्टर आपस में शॉर्ट ना हो जाए इसलिए कंडक्टर पर हम लोग एक लेयर चढ़ा के रखते हैं, किसकी, इंसुलेशन की। तो ये जो लेयर चढ़ी हुई है, ध्यान रखना, दिस इज लेयर, दिस इज द लेयर, ये लेयर आप लोगों की किसकी लेयर है, तो ध्यान रखना ये आप लोगों की इंसुलेशन लेयर है। तो ध्यान रखना ये कौन सी लेयर है, इंसुलेशन। जनरली हम लोग पेपर इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर इंसुलेशन हम लोग जनरली लिख देते हैं, ठीक है ना। पर ध्यान रखना सिर्फ पेपर ही नहीं, अभी पिछला ही क्वेश्चन था, पेपर के अलावा आप लोग पीवीसी, वेल्केनाइज इंडियन रबर, हमारा वर्निश कैम्ब्रिक एंड ऑल दैट, वो सब भी आप लोग यूज कर सकते हो। इंसुलेशन का काम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर इंसुलेशन का काम है हमारा कंडक्टर को आपस में शॉर्ट होने से रोकना और कंडक्टर को शीट से शॉर्ट होने से भी रोकना। क्लियर, यहां आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंसुलेशन पर। मुझे एक बात बताइए, इंसुलेशन जो है अगर ये हमारा सबसे लास्ट लेयर होता तो हम जानते हैं हमारे पास अंडरग्राउंड में, जमीन के अंदर हमारे पास रवि प्रजापति कोर आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल कंडक्टर को आप कोर भी कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, कंडक्टर या कोर का काम क्या है, सबके काम और सबका मटेरियल लिखते चलो, ठीक है। यहां पर आ जाओ, हमारे पास कंडक्टर या कोर का काम क्या है, तो कंडक्टर और कोर का काम है हमारे पास करंट को या कह सकते हो पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर लेकर जाना, ये इसका काम हो गया कंडक्टर का। मटेरियल, आप कंडक्टर ध्यान रखना एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, ठीक है, अपना गैल्वेनाइज स्टील वायर ले सकते हैं, क्यों, जनरली कॉपर को हम लोग प्रीफर करते हैं केबल्स में। यहाँ आ जाइए, अब इन कंडक्टर को आपस में शॉर्ट होने से बचाने के लिए इस पर हम इंसुलेशन चढ़ाते हैं। तो इंसुलेशन का काम क्या है हमारे पास इंसु कंडक्टर के पास स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन लाइक पीवीसी शीट के लेस देन, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आयुष, ध्यान रखना, कल ही बताया है, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस पर हम सबसे अच्छा कंडक्टर के सरफेस के पास सबसे अच्छा इंसुलेशन हम लोग लगाते हैं। इसको हम ग्रेडिंग ऑफ केबल्स में पढ़ेंगे, केबल्स की ग्रेडिंग में पढ़ेंगे, दो तरह की ग्रेडिंग होती है केबल्स में, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड इंटरशीट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है आयुष, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आ जाइएगा। तो आप लोगों के आपस में शॉर्ट होने से या किसी भी तरह के लीकेज करंट फ्लो को रोकने से, बिल्कुल संजय एकदम सही कहा है आपने, किसी भी तरह के लीकेज करंट फ्लो को रोकने के लिए कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन का काम समझ में आ गया होगा, लीकेज करंट या शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो होने से रोकना। इंसुलेशन किसका बना होता है, तो पेपर इंसुलेशन है, रबड़ है, वीआईआर है,
हमारे पास जितने भी मटेरियल है मैं आपको सब लिखा चुका हूँ। क्लियर? यहाँ आ जाइए। मुझे बताओ अगर अंडरग्राउंड में ये सबसे लास्ट लेयर होती तो आप लोगों को याद है अंडरग्राउंड में यानी ग्राउंड के अंदर कई तरह का मॉइस्चर है, गैसेस हैं, लिक्विड हैं, एसिड्स हैं, अल्कालीन्स हैं। वो सब के सब थोड़े दिन में इस इंसुलेशन को बहुत जल्दी डैमेज कर देंगे। तो ध्यान रखना, इस इंसुलेशन को जमीन के अंदर हमारे पास जितने भी मॉइस्चर होते हैं, एयर होती हैं, गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, अल्कालाइंस होते हैं, इन सब से हमारे इंसुलेशन को या केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस इंसुलेशन पर एक लेयर चढ़ाते हैं और जिसकी लेयर चढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड मेटालिक शीट। क्या कहते हैं हम लोग? तो ध्यान रखना, पेपर इंसुलेशन पर हम जो लेयर चढ़ाते हैं दैट इज विच वन? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मेटालिक शीट। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मेटल की शीट हम लोग इसके ऊपर चढ़ाते हैं, मेटालिक शीट। मेटालिक शीट। अब ये मेटल की लेयर, सोचो आप लोगों ने इसके ऊपर एक मेटल की लेयर चढ़ा दी, चाहे ध्यान रखना फॉर एग्जांपल या तो आप लेड की चढ़ाते हैं जनरली या फिर एल्यूमिनियम की चढ़ाते हैं। क्लियर? ध्यान रखना डीएफसीसीआईएल का पेपर हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल, तो ध्यान रखना उसमें आप लोगों को लेड ऑप्शन में दिया हुआ था तो आप लेड लगाएंगे। ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में हो तब भी लेड को प्रीफर करोगे, लेड जब ना मिले तब आप लोग उसमें एल्यूमिनियम आप लोग इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? अब मेटालिक शीट का काम क्या है बताओ? अगर आप लोगों ने इस पेपर इंसुलेशन पर एक लेयर चढ़ा दी एक मेटल की, बताओ एल्यूमिनियम या लेड चढ़ा दिया, मान लो एल्यूमिनियम या लेड की एक फॉइल चढ़ा दी, लेयर चढ़ा दी, बताओ अब जितना भी लिक्विड वगैरह है वो एल्यूमिनियम या लेड को पार करके तो अंदर घुसेगा नहीं, सब बाहर बाहर इकट्ठा हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोगों के पास, लिसन वेरी केयरफुली, हमारे पास मेटालिक शीट का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम to protect from what? Gases, liquid and gases, liquid, liquid में हम लोग आप ले सकते हैं gases, liquid like acids, alkalines, alkalines, इन सब से एक्सेट्रा, इन सब से बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गैसेस, लिक्विड, अल्कलाइंस, एसिड्स, इन सब से केबल को बचाने के लिए हम लोग मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल वो आपके लिक्विड में आ जाएंगे, आप अलग से लिखना चाहें तो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इन सब से आपकी केबल को बचाने के लिए हम लोग मेटालिक शीट लगाते हैं। एक बात बताइएगा, हमारे पास सपोज लेड या एल्यूमिनियम का हमने शीट बनाया, अब सारा जितना भी मॉइस्चर है, जितने भी लिक्विड है, सब इस लेयर के आसपास इकट्ठे हो गए। अब आपको याद है बहुत दिन तक अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो थोड़े दिन में जितना भी लिक्विड, जितना भी मॉइस्चर है, ये सब इस पर कोरोजन इकट्ठा करने लगेगा। इस मेटालिक शीट पर, इस मेटल पर क्या इकट्ठा करना लगेगा? हमारे पास कोरोजन इकट्ठा करने लगेगा। तो ध्यान रखना इस मेटालिक शीट के आसपास जितना भी लिक्विड है और ये सब है हमारे पास मॉइस्चर वगैरह, ये इसको कोरोड्स करने लगेंगे यानी इस पर कोरोजन इकट्ठा करने लगेंगे। तो इस मेटालिक शीट को कोरोजन से बचाना जरूरी है। तो इस मेटालिक शीट को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग इस पर नेक्स्ट जिस मटेरियल की लेयर चढ़ाते हैं दैट इज कोल्ड बेडिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं। ठीक? जो हमारा प्रेजेंटली हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उस बारे में। क्लियर? तो इसका काम क्या है? तो ध्यान रखना बेडिंग का काम है आपकी मेटालिक शीट को किससे बचाना? कोरोजन से बचाना। अब आप लोगों को याद हो तो ज्यादातर हमारे घरों में आप देखोगे तो ज्यादातर आप लोगों को मॉइस्चर कहाँ मिलेगी? आई थिंक बाथरूम वगैरह में मिलेगी। अब बाथरूम का जो गेट होता है आप लोगों ने देखा होगा, पहले स्टील के गेट बनाए जाते थे बाथरूम के। आपने देखा है बाथरूम में जब आप नहाते करते हो तो ध्यान रखना जो आपका जो गेट है बाथरूम का वो नीचे से ज्यादातर हमेशा गीला ही रहता है मॉइस्चर में। तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें थोड़े दिन में कोरोजन इकट्ठा हो जाता है। आप पुराने गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह में देखोगे तो गेट नीचे से उड़ा हुआ होता है, देखा होगा आप लोगों ने, नीचे से उड़ा हुआ होता है, जंग लग के वो खराब हो चुका होता है। बोला यार जहां पर मॉइस्चर होगी वहां तो कोरोजन इकट्ठा होगा, कोरोजन उस मेटल को खा जाएगा। तो अब जो बाथरूम के गेट बनाए जाते हैं जनरली कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? वो फाइबर मटेरियल के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर पर कोरोजन इकट्ठा नहीं होता। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो आप लोगों की बेडिंग है, इस बेडिंग के लिए आप लोग जो मटेरियल यूज करते हो वो या तो फाइबर मटेरियल यूज करते हो। कौन सा मटेरियल आप लोगों का? फाइबर मटेरियल। क्यों? क्योंकि फाइबर पे कोरोजन इकट्ठा नहीं होता जनरली। दूसरा, आप लोग यहाँ पर हेशियन क्लॉथ ले सकते हो, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, या आप जूट ले सकते हो, जूट का कपड़ा जो आता है। तो आप इन सब को एज अ बेडिंग यूज कर सकते हो, फाइबर, हेशियन क्लॉथ, जूट, इन सब को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बताइए हमारे पास बेडिंग का मेन काम क्या है? तो बेडिंग का काम है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। किससे बचाना? कोरोजन इकट्ठा होने से बचाना।
तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर? बेडिंग लगाते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मान लो अगर फाइबर मटेरियल हमारा सबसे लास्ट मटेरियल होता, यानी सबसे लास्ट कंपोनेंट होता, मान लो आपने केबल डाली, अब मान लो फाइबर आपका सबसे लास्ट लेयर होता, तो आप जानते हो फाइबर जो होता है, फाइबर को अगर जोर से पेड़ से मारोगे या किसी नुकीली चीज से मारोगे तो फाइबर बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स फाइबर के साथ दिक्कत ये है, बेडिंग के साथ ये दिक्कत है कि फाइबर मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। मान लो आपने अंदर केबल गाड़ दी, ठीक है, अब मान लो उसके ऊपर से कोई व्हीकल निकला या कोई पत्थर उस पर गिर गया, तो ध्यान रखना बहुत जल्दी बेडिंग डैमेज हो जाती है, यानी फाइबर मटेरियल बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो हम लोगों को इस बेडिंग को यानी इस फाइबर मटेरियल को ध्यान रखना मैकेनिकल डैमेज से बचाना है। तो इसको मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हम लोग इस पर एक ऐसे मटेरियल की लेयर चढ़ाते हैं जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा किसका होता है? तो आपको याद है, आयरन मैन का होता है। क्लियर है ना? अरे स्टील का सबसे ज्यादा होता है, आयरन का। लोहे का मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, लोहे का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और जो लोहे का मटेरियल हम लोग लेंगे, तो ध्यान रखना बेडिंग के बाद हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्मरिंग। क्या यूज करते हैं हम हमारे पास? आर्मरिंग यूज करते हैं। ध्यान रखना, आर्मरिंग सबसे पहले तो किसकी बनाई जाती है? तो ध्यान रखना जनरली हमारे पास स्टील की बनेगी। क्यों बनाई जा रही है स्टील की? तो ध्यान रखना कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए। टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने आप लोगों को सीक्वेंस में बताई है क्या क्या। सबसे पहले कंडक्टर, देन पेपर इंसुलेशन, लीकेज करंट फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ जाए मेटालिक शीट, बिल्कुल सबके आंसर एकदम सही चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ जाए मेटालिक शीट, मॉइस्चर एंड गैसेस लिक्विड से बचाने के लिए जनरली लेड या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। देन बेडिंग, फाइबर हेशियन या फिर जूट का हम लोग यूज करते हैं, किससे बचाने के लिए? कोरोजन से बचाने के लिए। सर आज क्वेश्चन नहीं करवा रहे क्या? आप थ्योरी पढ़ा रहे हो। अरे कोमल क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्या है कि मैंने ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाने चाहिए। आपके मैंने केबल के कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, क्वेश्चन ही तो है ये सारे, ठीक है ना। थ्योरी नहीं चलती है, सारे क्वेश्चन थ्योरी पढ़ानी होती तो अभी मैं इसके आप लोगों को हेडिंग डला के और सारा कुछ सब कुछ लिखा रहा होता, ठीक है ना। तो वो सब हम लोगों को नहीं लिखना है। हम लोगों ने देखो सबके मटेरियल सबके काम लिखे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा हुआ है पेपर इंसुलेशन, इंसुलेशन का काम क्या होता है? लीकेज करंट को फ्लो को रोकना। ये पूछा हुआ है मेटालिक शीट क्यों लगाई जाती है? मॉइस्चर से बचाने के लिए। कौन सी मटेरियल की लगाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेडिंग कौन से मटेरियल की होती है? ये हमारा क्वेश्चन चल ही रहा है। बेडिंग का काम क्या है? ये पूछा हुआ है कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब के सब यहाँ आ जाओ। आर्मरिंग के सबसे लास्ट में, आर्मरिंग के बाद हम लोग यहाँ पर सर्विंग यूज करते हैं। क्लियर? काफी लोगों का जवाब भी आ रहा है सर व्हाट इट इज सर्विंग। ध्यान रखना सर्विंग या फिर आप लोग सर्विंग के ऊपर कवर लगा सकते हो। सर्विंग या कवर आप लोग यूज कर देते हो, ठीक है ना। सर्विंग या कवर आप किसी मटेरियल का लगाइए, वो आप लोगों के सर्विंग का मेन काम होता है, वो आप लोगों की लास्ट लेयर है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाई जाती है। एटमॉस्फेयर के जितने भी हमारे पास जितने भी एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक हमारे पास इफेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए हम सर्विंग या कवर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ध्यान रखना लास्ट में सर्विंग या कवर का मेन काम क्या है? एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ओवरऑल क्लियर होगा, सर्विंग का मेन काम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना किसको? केबल को। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं, ठीक। यहाँ आ जाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था? यहाँ आ जाइए। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था व्हाट द बेडिंग ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आ जाइए। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी इज मोर देन दैट इन एसी मेनली ड्यू टू द व्हाट? आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। करंट कैरिंग कैपेसिटी डीसी की ज्यादा होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी डीसी की। मीनू सर्विंग फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाने के लिए सर्विंग नहीं होती मीनू, हमारे पास मॉइस्चर से बचाने के लिए बेडिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बिल्कुल कोमल, कोई बात नहीं, लेट हो गए, दैट इज ओके। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। द करंट कैरिंग कैपेसिटी केबल की क्यों ज्यादा होती है? आंसर बताइएगा। एब्सेंस ऑफ हार्मोनिक्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेबिलिटी लिमिट, स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस। बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ए और सी में काफी लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ आ जाइए। ए और सी में अगर हम लोग बात करें तो लिसन वेरी केयरफुली। ए एंड सी के लिए हम लोग बात करें
तो ध्यान रखना करंट कैरिंग कैपेसिटी डीसी में ऑफ केबल्स इन डीसी, यानी केबल में बात चल रही है। देखो केबल के अंदर सबसे पहले केबल के अंदर पूरा का पूरा करंट कैरिंग कैपेसिटी जो डिपेंड करता है केबल में, वो डिपेंड करता है आपके डाइलेक्ट्रिक लॉस पर। किस पे डिपेंड करता है? डाई इलेक्ट्रिक लॉस पर। ध्यान रखना डीसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नेग्लिजिबल होते ही नहीं है, सिर्फ किसमें होते हैं? एसी में। तो ध्यान रखना डीसी में हमारे पास स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस, आप लोग कह सकते हैं कि स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस जितना कम होंगे हमारे पास करंट कैरिंग कैपेसिटी डीसी की उतनी ही ज्यादा होगी। आओ इसको टोटली अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो पहले तो इसका आंसर देख लेना, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए हमारे पास, यहाँ पर हियर इट इज, हियर इट इज, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, बिल्कुल मनीष यहाँ आ जाइए वापस 1 साल बाद। बिल्कुल अच्छा, कौन से सेंटर से हैं मनीष आप? कौन से सेंटर पे पढ़े थे? यहाँ आ जाइए। देखो हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास डीसी में करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों होती है। यहाँ आ जाइए, ये ओवरऑल अंडरग्राउंड केबल। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट लिसन। देखो हमारे पास जब कभी कोई हम लोग केबल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से, ये देखिए सपोज ये हमारे पास केबल है, दिस इज, मैं आपको केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मनीष जयपुर में पढ़े हुए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से समझना, हमारे पास करंट कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं केबल में। ठीक, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, दिस इज कानपुर बुला रहे हो अभी? हाँ कोरोना खत्म होने दो, सब जगह आएंगे, डोंट वरी, है ना। यहाँ आ जाइए, बताइए ये हमारे पास सपोज जनरली सोर्स है। ध्यान रखना ये हमारे पास केबल के बारे में बात कर रहे हैं, केबल में, सॉरी दिस इज, मैंने ऊपर से इसको फ्लो करवा दिया, दिस इज नॉट फ्रॉम द अबोव, दिस इज नॉट फ्रॉम दैट साइड, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, दिस इज, ये हमारे पास यहाँ पर, क्यों, यहाँ जाइए, यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होगा। सपोज ये हमारे पास लोड लगा हुआ है, तो इस तरफ सोर्स और इस तरफ क्या लगा हुआ है आप लोगों के पास? लोड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं, ध्यान से समझना। सपोज यहाँ से हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है पर्टिकुलर, सपोज 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है केबल में। ठीक, बताओ दो कंडक्टर के बीच में, कई सारे कंडक्टर है केबल में, ये हमने इनर कंडक्टर लिया, आउटर कंडक्टर लिया। मुझे बताइए कंडक्टर्स के बीच में यहाँ क्या भरा हुआ है? बीच में इंसुलेशन, ताकि कंडक्टर आपस में क्या ना हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ बीच में जो इंसुलेशन भरा हुआ है, आपको याद है इंसुलेशन को, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन भरा हुआ हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक ये तो कॉमन बात है, सबको पता होगी। दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन भरा हुआ हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपेसिटेंस से। कैपेसिटर में यही दो कंडक्टिंग प्लेट और बीच में क्या होता है? इंसुलेशन। क्लियर है? वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। अग्निहोत्री देखिए वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम, अच्छा ये तो हमारा अग्निहोत्री जयपुर का स्टूडेंट है। अग्निहोत्री थोड़ा वीडियो में दिक्कत नहीं है, देखो बोर्ड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तो थोड़ा सा फ्लिप कर रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो, मेरे से तो आपको कोई काम है ही नहीं, तो ठीक है ना। वो थोड़ा क्या वायरिंग का प्रॉब्लम है, और आपको याद है कोरोना हो रहा है तो हम बाहर जा नहीं सकते हैं वायर लेने के लिए, ठीक है ना। तो अभी वायर का थोड़ा इश्यू है, तो मैं थोड़ा सा फ्लिक करूंगा, बट आई थिंक आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा और सारे वर्ड बिल्कुल भी आप लोगों के ब्लिंक नहीं कर रहे होंगे, तो आई थिंक सही आ रहा होगा, ठीक है ना। मेरे को मत देखो, सिर्फ बोर्ड पर देखो, ठीक है ना। इधर आ जाइए। तो बताइए हमारे पास दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन भरा हुआ है, तो इंसुलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपेसिटेंस से। ध्यान से याद रखना, अंडरग्राउंड केबल में हमारे पास, लिसन वेरी केयरफुली, अंडरग्राउंड केबल में हमारे पास C इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है? A एप्सिलॉन अपॉन D। अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है, केबल एकदम पतली सी होती है, उसके अंदर एक में कंडक्टर के कंडक्टर बहुत पास पास होते हैं, तो बताओ C का इफेक्ट बहुत ही क्या होता है? ज्यादा। ध्यान रखना यार, जितने भी कैपेसिटर बनेंगे वो सारे पैरेलल में बनेंगे, यहाँ पर देखोगे तो सारे पैरेलल में बनेंगे। बताओ पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो आपको याद है पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो जितनी लंबी केबल होगी उतने ही कैपेसिटेंस पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते जाएंगे, तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट और बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए।
तो आप लोगों का कैपेसिटेंस का इफेक्ट बढ़ता ही जाए, क्योंकि कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड होते जाएंगे, तो ध्यान रखना केबल जितनी लंबी होगी कैपेसिटेंस का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। सपोज मैंने जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में थे उन सबका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लिया सी, ठीक है, सबको ऐड करके। अच्छा, सी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एक तो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग बहुत कम है, दूसरा जितनी लंबी केबल होगी पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो के हमारे पास ज्यादा वैल्यू होती जाएगी, ठीक। अच्छा, कैपेसिटर में एक करंट फ्लो होती है, ध्यान से याद रखना, कैपेसिटर में एक करंट फ्लो होती है जिसे आईसी कहते हैं। आईसी का मतलब चार्जिंग करंट कहते हैं। क्लियर? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? सो आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जिंग करंट। आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा, आप लोगों के कई क्वेश्चंस भी हैं चार्जिंग करंट से रिलेटेड। चार्जिंग करंट ध्यान रखें आप हमेशा, हम कैपेसिटर की करंट को कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है चार्जिंग करंट का? तो ध्यान रखना, चार्जिंग करंट कैपेसिटर की करंट होती है। कैपेसिटर की करंट को चार्जिंग करंट कहते हैं क्योंकि हमारा कैपेसिटर पर्टिकुलर करंट या पर्टिकुलर वोल्टेज से चार्ज होता है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, हमारे पास अगर मैं चार्जिंग करंट के बारे में बात करूं, अर्जुन देव भारती आप कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस इज इक्वल टू, बिल्कुल मैं उसी बारे में जा रहा हूं अभी, डाइलेक्ट्रिक लॉस यहां पर देखते जाइए आप लोग, यहाँ जाइए। चार्जिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट का फॉर्मूला सबको याद है, आई बराबर होता है वी अपॉन जेड। क्लियर? मुझे बताइए, वी तो अपनी जगह पर है, कैपेसिटर का इंपीडेंस क्या होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है कैपेसिटर का इंपीडेंस, हमारे पास कैपेसिटर का इंपीडेंस कितना होता है? इट इज 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है। आई थिंक सबको याद है, इट इज 1 अपॉन जे ओमेगा सी। बताओ, जे ओमेगा सी ऊपर गया तो आप लोगों के पास बच जाएगा जे ओमेगा सी वी। ध्यान रखना है, चार्जिंग करंट का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, जब भी आप लोग चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिर्फ ओमेगा सी वी लिखेंगे। क्लियर? इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्जिंग करंट। ध्यान रखना, चार्जिंग करंट हमेशा पर फेज कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ कैपेसिटेंस पर फेज वाला, वोल्टेज भी पर फेज वाला होता है, ठीक। यहाँ आ जाइए, वो सब तो बातें हमारी बात की, सबसे पहले यहाँ आ जाइए, मुझे ये बताइए आप लोग, बताओ यहाँ पर हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का इफेक्ट केबल में बहुत ज्यादा होता है। कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो हमारे पास चार्जिंग करंट भी बहुत ज्यादा होती है। सपोज अगर मैं चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो 10 एम्पियर में से मान के चलो, ओवरहेड लाइन में तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है, तो वहां तो लीकेज करंट लगभग नेग्लिजिबल फ्लो होती है। पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमारी जो चार्जिंग करंट होती है वो 10 एम्पियर का काफी अच्छा खासा अमाउंट कंसिडर कर लेती है। मान लो 10 एम्पियर में से अगर सारे कैपेसिटर को मिलाकर एक कैपेसिटर लिख दूं तो 10 एम्पियर में से लगभग लगभग 1 एम्पियर या 2 एम्पियर की करंट खा जाती है। सपोज अगर 10 एम्पियर में से जो हमारी सीरीज की करंट है उसमें से 1 या 2 एम्पियर की करंट खा गई, तो मुझे बताओ अब आगे करंट कितनी पास होगी? तो 10 में से 1 गया तो आप लोगों की कितनी करंट हो गई है? 9 एम्पियर। ध्यान से याद रखना, ये 10 एम्पियर हमारी इस केबल की कौन सी रेटिंग है? दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग कैपेसिटी। हमारी केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 10 एम्पियर। क्लियर? बट आप लोग देखोगे कि आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, करंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। करंट कैरिंग कैपेसिटी का रिड्यूस होना ही केबल का डी रेटेड होना कहलाता है। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाता है कि केबल में डी रेटेड क्या होता है, तो डी रेटेड का मतलब होता है केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी का चार्जिंग करंट की वजह से रिड्यूस हो जाना केबल की डी रेटिंग कहलाती है। यानी रेटेड करंट से कम करंट हो जाना रेटेड करंट, डी रेटेड कहलाता है। क्लियर है? हमारे पास डी रेटेड कहलाता है। क्लियर? यहाँ जाइए, तो आप लोगों का रेटेड से डी रेटेड पर जाने का मेन वजह होता है आपकी चार्जिंग करंट। ध्यान रखना, ये चार्जिंग करंट कैपेसिटर के अंदर क्या करवाती है? डाइलेक्ट्रिक लॉस करवाती है। इसलिए कई बार अगर आपको ऑप्शन में डी रेटिंग का वजह चार्जिंग करंट ना दिया हो तो चार्जिंग करंट की एब्सेंस में ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक लॉस वर्ड दे देता है। सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेटा इंसुलेशन को ही कहते हैं, इंसुलेशन का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक होता है। बताओ ये चार्जिंग करंट किसमें फ्लो हो रही है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर यहाँ किसको शो कर रहा है? इंसुलेशन को। इंसुलेशन कह दो या किसे शो कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक को। ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला यहाँ तो मैं डेराइव करवाऊंगा नहीं, जब आगे डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्वेश्चन आएगा तो वहां डेराइव कराऊंगा, यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा सीवी स्क्वायर tan डेल। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है, टेंडल क्या है? डिसिपेशन फैक्टर या लॉस टेंजेंट। जब बात आएगी तब बात करूंगा टेंडल क्या होता है। टेंडल ध्यान रखना लॉस टेंजेंट होता है या डिसिपेशन फैक्टर। मुझे यहां सिर्फ इतना बताइए कि फिलहाल आपका केबल में कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत ही क्या है? ज्यादा। मुझे बताओ, कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बहुत क्या हो रहे हैं? ज्यादा। डाइलेक्ट्रिक लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो या तो आप लोग कह सकते हो कि केबल के डी रेटेड यानी कि केबल की रेटिंग का कम होना
दो रीजन है केबल की रेटिंग के कम होने के, दो रीजन है, या तो आप डाइलेक्ट्रिक लॉस कह दो या फिर चार्जिंग करंट कह दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर की वजह से ही डी रेटिंग हो रही है? बताओ अगर ये एसी नहीं डीसी केबल होती, कौन सी वाली? डीसी वाली। ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग? सपोज अगर ये हमारे पास, सर रिपीट करना सर, डी रेटेड, सन्नी ध्यान से सुनना, डी रेटेड का मतलब है हमने यहां से जब करंट फ्लो करवाई थी वो 10 एम्पियर थी, 10 एम्पियर इस केबल की रेटेड करंट है, दैट इज कॉल्ड करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो 10 एम्पियर हमारी रेटेड करंट है। बताओ चार्जिंग करंट, हमारे पास केबल में कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा है। बताओ चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा होगी तो ज्यादातर इस लाइन करंट की कुछ करंट, या कह सकते हो बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्जिंग करंट इसमें लॉस हो जाएगा। 10 एम्पियर में से 1 एम्पियर चली गई इधर, तो आगे सामने कितनी जाएगी? 9 एम्पियर। बताओ रेटेड करंट आप लोगों की कम हो गई है कि ज्यादा हो गई है? कम हो गई है। रेटेड करंट का कम होना डी रेटेड कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारे पास एसी केबल में चार्जिंग करंट या डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से हमारे पास केबल में डी रेटिंग होती है। क्लियर है? क्लियर होगा। अगर ये डीसी केबल होती तो आप सबको पता है कि डीसी के लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। ध्यान से समझना, डीसी के लिए, बिल्कुल सनी समझ में आ गया होगा, यहां ध्यान से समझना, डीसी केबल होती तो डीसी के लिए आप लोगों को सबको पता है कि कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट और इंडक्टर होता तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। बताओ डीसी केबल के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ओपन का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी 10 एम्पियर ही पूरे सर्किट में फ्लो होती रहेगी। तो मुझे, हाँ बिल्कुल अर्जुन, उसमें फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है। देखो ये यही कहना चाहते हैं कि देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा जैसे जीरो होगा, डीसी के लिए चार्जिंग करंट जीरो हो जाएगी। तो बताओ डीसी के केस में कभी भी केबल डी रेटेड नहीं होती, क्यों? क्योंकि डीसी के लिए चार्जिंग करंट, या कहो तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी, फ्रीक्वेंसी जीरो होते ही डाइलेक्ट्रिक लॉस भी जीरो, यानी डीसी के केस में हमारे पास कोई चार्जिंग करंट, कोई लॉस नहीं होता डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो वहां पर आप लोगों की 10 एम्पियर करंट ही पूरे केबल में फ्लो होती रहती है। तो ध्यान रखना डीसी के केस में कभी भी डी रेटिंग नहीं होती, सिर्फ किसके केस में होती है? एसी के केस में। किसकी वजह से? या तो चार्जिंग करंट कह दो या डाइलेक्ट्रिक लॉस कह दो। आई थिंक आप लोगों को पूरा फंडा क्लियर होगा। तो मुझे बताओ डीसी के केस में केबल में फ्लो होने वाली करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा, पूरी केबल में 10 एम्पियर। एसी के केस में क्या होती है? कम, 10 एम्पियर से कितनी होगी? 9 एम्पियर। यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पर लौट आते हैं, ठीक है? आई थिंक क्लियर होगा ये, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये हमारा क्वेश्चन था क्या? द करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी डीसी में क्या होती है? तो करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए बोल रहा है केबल में डीसी में ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है कंपेयर टू एसी। क्यों? क्योंकि डीसी में हमारे पास चार्जिंग करंट या डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होते। तो आई थिंक आप लोगों को फंडा क्लियर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से ऐसा होता है कि डीसी में डाइलेक्ट्रिक लॉस होते ही नहीं है, स्मॉलर क्या लगभग जीरो होते हैं। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबड़ इज अराउंड व्हाट? रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आई थिंक आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। बताइए हमारे पास रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? बिल्कुल मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स एक ही आंसर दे रहे हैं, 30 केवी पर एमएम। बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड मैं बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझना। 30 केवी पर एमएम इज द करेक्ट आंसर। लिसन वेरी केयरफुली। आप लोगों को मेनली दो ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, दो ही इंसुलेशन का मेन आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद रखना है, एक एयर का और एक रबड़ का। इस बात को ध्यान रखो, कितना? एयर का एंड रबड़ का। ध्यान रखना, रबड़ के लिए 30 केवी पर एमएम होता है, और एयर के लिए मुझे बताइए, बताओ एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे? एयर के लिए आंसर नहीं आया है अभी तक। एयर के लिए बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु एकदम करेक्ट। एयर के लिए हमारे पास 3 केवी पर एमएम हमारे पास हो जाएगा, 3 केवी पर एमएम हमारे पास हो जाएगा। ध्यान रखना, एयर के लिए 3 केवी पर एमएम और रबड़ के लिए 30 केवी पर एमएम। बिल्कुल बिल्कुल, कोमल ने जो आंसर दिया है, ध्यान रखना कोमल आप थोड़े से, हाँ बिल्कुल अर्जुन, ये अर्जुन और कोमल अपना आंसर देखो क्रॉस वेरीफाई करवाओ, आरएमएस और पीक में आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो अभी क्लियर हो जाएगा। मैं वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एयर का तो पर एमएम कितना होता है? 3 केवी, और रबड़ का पर एमएम कितना होता है? 30 केवी। आई थिंक रबड़ का इंसुलेशन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना? तो केबल में हम लोग कभी भी एयर यूज नहीं करते, रबड़ यूज करते हैं। बट रबड़ का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत खराब होता है, बहुत जल्दी रबड़ टूट जाता है, इसलिए हम लोग इसको
प्योर रबड़ कभी भी यूज नहीं करते। रबड़ को वैल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ बनाते हैं, जिससे उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी हो जाती है। क्लियर है? ध्यान से याद रखना, रबड़ से वैल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ पर क्यों आते हैं? क्योंकि रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो अच्छी है, बट रबड़ की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो वैल्केनाइज इंडियन रबड़ बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है, यहां पर आ जाइए। देखिए, एयर का जो 3 केवी पर एमएम है, एक बार आप लोगों के एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, बट एग्जाम में ध्यान रखना आप लोगों को केवी पर सेंटीमीटर पूछा हुआ था। पर एमएम में ऑप्शन नहीं थे, पर सेंटीमीटर में थे। मुझे बताओ, 1 एमएम में 3 केवी है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर में आप सब जानते हो 10 एमएम होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 एमएम होते हैं। तो 1 एमएम में 3 है, तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 एमएम में कितने हो जाएंगे? तो आई थिंक 30 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एयर के लिए ध्यान रखो, पर एमएम या फिर पर सेंटीमीटर आप लोगों का ये वाला हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल संदीप, हम सल्फर मिला देते हैं वैल्केनाइज इंडियन रबड़ में। रबड़ के साथ ध्यान रखना, प्योर रबड़ से हम जब वैल्केनाइज इंडियन रबड़ बनाते हैं तो उसमें सल्फर मिला देते हैं, बट सल्फर का थोड़ा सा नुकसान है। जब भी आप लोग सल्फर को, रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप सल्फर को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा ध्यान से सुनना, प्योर रबड़ को जनरली हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत बेकार होता है। इसलिए हम लोग रबड़ की जगह जनरली VIR यूज करते हैं, वैल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इस रबड़ में रबड़ के साथ सल्फर ऐड किया जाता है, बट सल्फर आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? ये इंसुलेशन आप लोग कॉपर कंडक्टर पर प्रोवाइड करवाते हो। सल्फर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी कॉपर के साथ, कॉपर के अंदर बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है, बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो बताओ, पूरा सल्फर कॉपर के अंदर ही चला जाता है। इसलिए हम लोग जब भी कभी सल्फर यानी कि VIR यानी वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ जब भी यूज करते हैं जिसमें सल्फर होता है, तो कॉपर को सल्फर से बचाने के लिए हम जो भी कंडक्टर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर का मतलब है कॉपर पर किसकी लेयर चढ़ा के रखते हैं? कैडमियम की लेयर चढ़ा के रखते हैं। क्लियर है? तो कॉपर पर कैडमियम की लेयर जनरली कब चढ़ा दी जाती है? जब इंसुलेशन VIR इंसुलेशन हो। क्यों? क्योंकि वल्केनाइज इंडियन रबड़ में सल्फर होता है और वो कॉपर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो सल्फर को कॉपर के साथ रिएक्ट करने से बचाने के लिए कॉपर पर किसकी लेयर चढ़ाते हैं? कैडमियम की लेयर चढ़ाते हैं। बिल्कुल 5% हमारे पास हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये हमारे पास। यहाँ आ जाइए, एयर में कुछ लोगों का आंसर 21.1 भी है, जैसे कि कोमल ने आंसर दिया। ध्यान रखना, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप लोगों से पूछी जाए तब आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा पीक वैल्यू ही देते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे पास ये हमारे पास पीक वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है ना? ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास पीक वैल्यू है, ये जो भी हम लोगों ने लिखी है। जब आप लोग कोरोना पढ़ते हो तब वहां पर VD यानी कल आपको फॉर्मूला बताया, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज एंड ऑल दैट। क्लियर? ध्यान रखना हमारे पास, गुड इवनिंग आशुतोष, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास पीक वैल्यू के बारे में। ठीक, यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना हमारे पास, लिसन वेरी केयरफुली। पीक वैल्यू तो 30 केवी पर एमएम या हमारे पास 30 केवी पर सेंटीमीटर या 3 केवी पर एमएम। बट अगर आप डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज लिख रहे हैं, वेल्केनाइज्ड कैम्ब्रिक का भी 3 केवी पर एमएम होता है। बिल्कुल विकास, वेल्केनाइज इंडियन कैम्ब्रिक का भी यही होता है हमारा, वेल्केनाइज कैम्ब्रिक का। ठीक है ना? ध्यान से समझना। सर कोरोना क्या है? अरे आशुतोष, कोरोना क्या है? कल आपने क्लास अटेंड नहीं करी। हमारे पास कल कोरोना को ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किया। कल की क्लास रिकॉल कीजिए आशुतोष, उसमें आप पूरा कोरोना समझाया हुआ है। कोरोना वो वाला नहीं है जो फैला हुआ है ना, कोरोना वो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? कल से तो ध्यान रखना, कोरोना में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, इसी तरह से होती है उसमें विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। इस सब वोल्टेज में आरएमएस वैल्यू लिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब आप इसका आरएमएस लोगे तो ध्यान रखना, जनरली आप पर सेंटीमीटर में बात करते हो तो आप 30 को डिवाइड बाई √2 कर देते हो। आई थिंक आरएमएस के लिए आप लोग पीक को डिवाइड बाई √2 करते हो। तो मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड बाई √2 करोगे, आंसर 21.2 किलो वोल्ट आ जाएगा पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये वैल्यू आरएमएस में है। इसका मतलब सर फिर ये लगाएं कि वो लगाएं? ध्यान रखना, हमेशा पीक वाला ही आंसर लगाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछे तो हमेशा कौन सा वाला लगाना है? पीक वाला लगाना है।
क्लियर है? बिल्कुल विकास, जब हम लोग वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ बनाते हैं तो प्योर रबड़ में जो सल्फर मिलाते हैं वो 5% सल्फर हम लोग मिलाते हैं। क्लियर है ना? कोरोना को भी पीक वैल्यू, कोरोना को पीक वैल्यू नहीं देते हैं, हम हमेशा आरएमएस में कैलकुलेट करते हैं कोरोना में। रिमेंबर दिस थिंग, किसमें कैलकुलेट करते हैं? आरएमएस में। ठीक है ना? क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बताना था, रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 30 केवी पर एमएम। और अगर एयर की बात करें तो 3 केवी पर एमएम, या सेंटीमीटर में बोले तो 30 केवी पर सेंटीमीटर। क्लियर? ये सारी पीक वैल्यू होती हैं। जब कोरोना के फॉर्मूलाज आते हैं उन सब में आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं, आरएमएस में डिवाइड बाई √2 कर देते हैं हम 30 को। क्लियर होगा? आई थिंक क्लियर। यहाँ पर आ जाइए। कॉपर मोर रिएक्टिव होता है। बेटा कॉपर मोर रिएक्टिव होता है पर सल्फर के साथ नहीं होता। ठीक है ना विकास? हम लोग यहाँ पर कॉपर पर कैडमियम की लेयर चढ़ाते हैं। अच्छा, कॉपर मोर रिएक्टिव होता है, बिल्कुल कॉपर होता है, इसीलिए हम लोग उस पर क्या लगाते हैं? कैडमियम की लेयर लगाते हैं। ठीक है ना? तो वल्केनाइज रबड़ को की जगह वल्केनाइज इंडियन रबड़ सल्फर के साथ यूज करते हैं रबड़ को, बट सल्फर मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ जाता है इससे, लेकिन सल्फर बहुत जल्दी कॉपर के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो कॉपर यानी कंडक्टर, कंडक्टर जनरली हम लोग कॉपर का बनाते हैं, तो हम लोगों को कंडक्टर को प्रोटेक्ट करना है सल्फर से, तो कॉपर पर कैडमियम की लेयर चढ़ा के रखते हैं। तो वल्केनाइज इंडियन रबड़ के साथ हमेशा कौन सा कंडक्टर यूज होगा? कैडमियम कॉपर। क्लियर होगा? आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बात करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, दिस इज ऑल ओवर। ठीक है? रबड़ की जगह लिख लेना, रबड़ की जगह VIR इंसुलेशन भी यूज करते हैं, वेल्केनाइज इंडियन रबड़, जिसमें 5% सल्फर होता है, बट सल्फर कॉपर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए कॉपर पर कैडमियम की लेयर चढ़ा के हम लोग कैडमियम कॉपर हम लोग यूज करते हैं। टेलीग्राम में कौन सा ग्रुप बताया था सर जिसमें सारी बुक्स PDF मिल जाए? लवकुश भूल गए? कल आप लोग को बताया था इलेक्ट्रिकल लर्नर बताया था। क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रिकल लर्नर। उसमें देख लेना आप लोग ना, सारी बुक्स जो मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकल लर्नर दिस इज। कल का वीडियो वापस से देख सकते हो, वैसे आप कल के वीडियो में मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है ना? तो आई थिंक ये सब क्लियर होगा। यहाँ जाइए। इन द केबल्स द लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज यूजुअली फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग व्हाट? बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर बताइए। गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर। भाई जिनको मिल गया है वो, किनको हमारे पास किनको नहीं मिला है, शकल देव को आप लोग ये भेजें। ठीक है ना? सी वाला आंसर आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। बिल्कुल देखो यहाँ पर आप लोगों के पास सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग डी में भी कंफ्यूज है, बात कर लेते हैं। केबल में जनरली फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम लोग किन को कंपेयर कराते हैं? तो ध्यान रखें, हमारे पास बिल्कुल आशुतोष एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटेड कंडक्टर्स। क्लियर? ध्यान रखना, हम लोग जनरली कैपेसिटेंस को कंपेयर कराते हैं। आप तो एक बात को ध्यान रखो, केबल में अगर फॉल्ट का लोकेशन पता करना है तो ध्यान रखना केबल में जनरली कौन से फॉल्ट आते हैं? केबल में सारे के सारे फॉल्ट, मुझे बताओ केबल में कोई ओवरहेड लाइन की तरह LG डबल एल डबल एल जी इस तरह के फॉल्ट आते हैं क्या? नहीं। केबल हमेशा अंडरग्राउंड में होती है, और अंडरग्राउंड में ध्यान रखना डाई इलेक्ट्रिक लॉस की वजह से। कौन से लॉस? डाई इलेक्ट्रिक लॉस की वजह से इंसुलेशन डैमेज से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं केबल में हमारे पास। सर सम गिव बुक्स गिव आंसर डी। बिल्कुल मैं राहुल उसी बारे में बात कर रहा हूं कि डी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बात कर देता हूं सी और डी में, वही बात कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, सुनते जाइएगा। केबल में मेनली कौन से फॉल्ट आते हैं? तो केबल में कोई ओवरहेड लाइन की तरह LG डबल एल जी फॉल्ट तो आते नहीं है। केबल में मेन जितने भी फॉल्ट है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से आते हैं, और डाइलेक्ट्रिक लॉस इंसुलेशन में हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है, या इंसुलेशन में हमारे पास आता है कौन सा? डाइलेक्ट्रिक लॉस। लॉसेस क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हीट। हीट की वजह से क्या बढ़ता है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से इंसुलेशन के डैमेज होने का खतरा होता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह के इंसुलेशन डैमेज को या डाइलेक्ट्रिक लॉस को अगर फाइंड आउट करना है कि कहां पर फॉल्ट आ रखा है, यानी कहां इंसुलेशन डैमेज हुआ है, तो आपको इंसुलेटर से रिलेटेड सारे पैरामीटर आप लोगों को कंपेयर कराने पड़ेंगे। मुझे बताओ यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मुझे बताओ, रेजिस्टेंस कंडक्टर का बात कर रहे, कंडक्टर का तो भी बात ही नहीं करते ना हम लोग। बहुत 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 ध्यान से समझना, क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? नहीं, अगर यहां होता रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन तो हम कहते हाँ इंसुलेशन का है, ले लो। बट यहां तो कंडक्टर का है, नहीं लेंगे। कंडक्टर दिख गया, नहीं लेंगे। अरे कंडक्टर तो कभी फॉल्ट पता करने के काम ही नहीं आता।
सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक लॉस ही केबल में फॉल्ट करवा सकते हैं, आप लोगों के केबल के इंसुलेशन को डैमेज कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस कंडक्टर में कभी नहीं होते, किसमें होते हैं? इंसुलेशन में। तो बताओ यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर डी भी दिया होता है, ध्यान रखना डी तब दिया होता जब यहां लिखा होता रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, इंडक्टेंस ऑफ इंसुलेशन। अब इंसुलेशन इंडक्टेंस तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेशन की बात चल रही है। अब कैपेसिटेंस जो होता है वो इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखना, ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला आंसर लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा वाला आंसर लगा देंगे, हमारे पास डी वाला, इंसुलेटेड वाला। कंडक्टर वाला नहीं लेना। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कंडक्टर की जगह यहाँ पर भी इंसुलेटर लिखे होते तब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सारे आंसर कौन से वाले, सारे आंसर कौन से वाले आप लोगों के, कौन से वाले? इंसुलेशन वाले। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? इंसुलेशन वाला। क्यों? क्योंकि केबल में अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से आता है, और डाइलेक्ट्रिक लॉस ध्यान रखना किसमें होते हैं हमारे पास? इंसुलेशन में होते हैं। क्लियर होगा? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन होता तो ए वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाता, फिर सारे आ जाते अगर इंसुलेशन दिया हो तो। इंसुलेशन जब तक नहीं लिखा है जिसमें इंसुलेशन, दैट इज योर आंसर। केबल में तो इंडक्टेंस वाली बात ही नहीं है ना सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडक्टेंस की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बट अगर आप लोगों को कंडक्टर के साथ, अगर आप लोगों को कंडक्टर की जगह इंसुलेशन दिया जाए तो ध्यान रखना, इंसुलेशन में हमारे पास ऑप्शन फिर सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हमारे पास ऑप्शन होता है। इंडक्टेंस की तो कहीं बात ही नहीं होती है केबल में, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि केबल में नहीं होता, मैंने आप लोगों को इंडक्टेंस का फर्स्ट डे प्रिंसिपल बताया था, जहां भी फ्लो होगी करंट वहां क्या डेवलप होगा? फ्लक्स, और वहां क्या आएगा? इंडक्टेंस। मुझे बताओ जब भी इंसुलेशन में भी डाइलेक्ट्रिक, वो हमारी चार्जिंग करंट जो होती है वो फ्लो होगी, बताओ करंट फ्लो होते ही वहां पर भी क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। पर ध्यान रखना, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो आप लोगों का मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स नहीं, एक्चुअल में वो लीकेज फ्लक्स होता है। तो वहां पर भी इंडक्टेंस तो होता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो ये नहीं कह सकते कि आप लोगों के इंसुलेशन का इंडक्टेंस नहीं होता, होता है बट नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? और उसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स नहीं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लीकेज इंडक्टेंस हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कौन सा? लीकेज इंडक्टेंस। जैसे आप लोग अपना ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मर में आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी का R1 R2 L1 L2 आप लोग लिखते हो, यानी X1 X2। ध्यान रखना, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस इंडक्टेंस नहीं होते, वो लीकेज इंडक्टेंस लीकेज रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर भी लीकेज वाले हैं जिनका अमाउंट बहुत ही क्या होता है? स्मॉल। तो आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है, इंसुलेशन से रिलेटेड सारे आंसर देने हैं। क्लियर है? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन हियर 24। द इंटरशीट इन द केबल्स आर यूज्ड टू व्हाट? तो आपको आज ये, हाँ ये तो नया क्वेश्चन आ गया, बताओ इंटरशीट क्यों यूज करते हैं केबल? बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, इंटरशीट क्यों यूज करते हैं केबल में? आंसर आएगा इंटरशीट minimize the stress, avoid the requirement of good insulation, provide proper stress distribution, none of the above. सी मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल। आप लोगों ने यार रट रखा है मुझे लग रहा है हैं? यहाँ आ जाइए, देखो, प्रोवाइड, सॉरी दिस इज प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग ए वाले में भी कंफ्यूज होते हैं, गलत है, स्ट्रेस को मिनिमाइज नहीं करता, स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। क्लियर है? कुछ लोगों ने हमारे पास, अरे लवकुश, वी वी कौन सा आंसर हो गया भाई? हैं? वी कौन सा आंसर हो गया भाई? और वो भी एक नहीं दो दो बार दे रहे हो, है नागर साहब, क्या हो गया भाई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। हमारे पास ये इंटरशीट क्या होती है केबल्स में? लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर आ जाइए, बात कर लेते हैं। आप लोगों को केबल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इंटरशीट का मतलब क्या है। इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, हमारे पास
बिल्कुल लवकुश, आपका सी आंसर आ जाएगा। तो वी का क्या कंसेप्ट था नागर साहब? हैं? यहाँ आ जाइए। ये यूनिट सर अभी तक पढ़ी नहीं है, जनवरी 23 को ही जॉइन करी थी। ओके सन्नी, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान से समझना। केबल के अंदर ध्यान से समझना, हमारे पास ये हमारे पास दिस इज ब्लैक कलर में बना देता हूं। सबसे पहले हम लोग केबल में बात करेंगे हमारे पास कंडक्टर की। सपोज सबसे अंदर हमारे पास कौन है? तो सबसे अंदर है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक। यहां मैं बना देता हूं, दिस इज कंडक्टर। सपोज ये हमारे पास, सॉरी, दिस इज कंडक्टर। बाहर ही लिख लेंगे इसका नाम। चले, बिल्कुल लवकुश, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा था, ठीक है। यहाँ चाहिए कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के बाहर क्या है हमारे पास? तो ये कंडक्टर के बाहर है आपकी शीट, ठीक। ध्यान रखना, ये कौन है? ये हमारे पास है कंडक्टर। ये कौन है सबसे बाहर? दिस इज कॉल्ड आउटर शीट। क्या कहते हैं हम लोग इसे? आउटर शीट, हम लोग इसे कहते हैं आउटर शीट, ठीक है। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर अंदर भी, जैसे बाहर शीट है ना, वैसे अंदर भी शीट्स प्रोवाइड कराते हैं। बताओ, यहाँ पर अंदर इंसुलेशन भरा हुआ है, हमने इंसुलेशन को कुछ पार्ट्स में तोड़ दिया। एक रेड एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की दो इंटरशीट हम लोगों ने प्रोवाइड करा। इंटरशीट का मतलब है अंदर शीट प्रोवाइड कराइए। शीट किसकी प्रोवाइड कराते हैं? मेटालिक शीट होती है। हमने अभी अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होती है सर? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, पहले हम लोग इंटरशीट ग्रेडिंग पर बात करें। हम लोगों को इंटरशीट के बारे में पूछा, इंटरशीट पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है जितेश, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले हम इंटरशीट के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए, ये जो रेड कलर की और ये जो ब्लू कलर की हम लोगों ने अंदर बनाई है, ये क्या है हमारी? दीज आर कॉल्ड इंटरशीट। ये अंदर बनी हुई है, इसलिए इन्हें इंटरशीट कहा है। और परमानेंटली जो एक बाहर शीट होती है मेटल की, वो मेटालिक शीट होती ही है, ठीक है ना। किससे? केबल को मॉइस्चर, लिक्विड या गैसेस से बचाने के लिए। क्लियर है? लेड या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, ठीक है। ओके जितेश, यहाँ आ जाइए, ध्यान से समझना। तो हमारे पास सबसे अंदर कंडक्टर है, बाहर सबसे बाहर हमारे पास एक आउटर शीट है, और अंदर हम लोगों ने इंटर शीट प्रोवाइड करा रखी है। ध्यान रखना, शीट्स होती है मेटल्स की, इसलिए आप शीट को मेटालिक शीट भी कहते हो। अंदर दो हैं और बाहर एक परमानेंटली होती ही है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास दिस इज, हम लोग यहाँ पर हमारे पास टैपिंग प्रोवाइड करवाते हैं। टैपिंग, दिस इज टैपिंग से क्या मतलब है? पहले तो इस बात को समझना, हम लोगों ने सपोज यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कराई है, सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले अंदर कंडक्टर के पास चलूंगा, तो अंदर कंडक्टर को मैं सबसे पहले इसके टॉप पर कनेक्ट करता हूं। मुझे बताओ, कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। सपोज ये 11 केवी की केबल है, तो पूरा 11 केवी इसी पर होता है। आपको याद है आउटर शीट किस पर कनेक्ट होती है? तो ये आपकी आउटर शीट ग्राउंड में रखी हुई है, तो उस आउटर शीट पर सबसे लो पोटेंशियल यानी ग्राउंड पोटेंशियल होता है। तो आप लोग इसको सबसे नीचे से कनेक्ट करते हो। तो बाहर की शीट पर तो 0 वोल्ट, और ऊपर की शीट पर देखें तो टोटल वोल्टेज वी। जितने केवी की केबल 11 केवी की है, तो वी का वैल्यू 11। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन यूज करते हैं। बिल्कुल सन्नी, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन लेते हैं बेटा कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग नहीं है, कौन सी ग्रेडिंग है? इंटरशीट ग्रेडिंग है, ठीक है ना। इंटरशीट ग्रेडिंग है। दो तरह की ग्रेडिंग होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग जिसमें अलग अलग इंसुलेशन यूज करते हैं। ये इंटरशीट ग्रेडिंग है, इसमें अलग अलग इंसुलेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसमें इंसुलेशन का क्या है, वी विल टॉक। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है, स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। आई थिंक ब्लर तो नहीं होनी चाहिए, वो कलर्स की वजह से हो रहा होगा, रेड एंड ब्लू कलर की वजह से हो रहा होगा। कोई बात नहीं है एजेंट, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बहुत ध्यान से। ये शकल देव क्या पूछ रहे हैं? सर्ज डाइवर्टेड एब्जॉर्बर क्या होता है? यार ये सर्ज डाइवर्टर अभी कहाँ से आ गया यार? वो तो लाइटनिंग अरेस्टर में आएगा ना शकल देव। अभी उस बारे में क्या बात करनी है, मतलब कुछ समझ नहीं आया। अभी तो हमारे पास इंटरशीट ग्रेडिंग चल रही है ना, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, ठीक है शकल, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। सपोज हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, सबसे टॉप वोल्टेज हमारे पास अंडरग्राउंड केबल में होगा। मुझे बताओ, आप लोगों ने यहाँ सबसे टॉप पर इसलिए लिया है क्योंकि हम ओवरऑल टर्न्स यूज कर रहे हो। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था, हमारे पास वोल्टेज रेटिंग नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। सपोज अगर आप सबसे पहले रेड वाली इंटरशीट की बारे में बात करें, तो रेड वाली इंटरशीट को सपोज आप लोगों ने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ इसकी टैपिंग कर दी।
मुझे बताओ पहले वी के लिए पूरे इतने टन्स यूज हो रहे थे, अब रेड वाले के लिए सिर्फ इतने टन्स यूज हो रहे हैं। टन्स कम हो गए तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम। सपोज अब वोल्टेज वी नहीं V1 रह गया। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, ब्लू वाले पर चलते हैं। सपोज हमारी ब्लू वाली इंटरशीट की अगर हम लोग बात करें, तो ब्लू वाली इंटरशीट पे हमने टैपिंग यहाँ कर दी। बताओ हमने टर्न्स पहले ब्लैक वाली में इतने थे, वोल्टेज सबसे ज्यादा था। रेड वाली में टर्न्स कम हो गए, वोल्टेज कम हो गया। हमारे पास ब्लू वाली में और हमने टर्न्स कम कर दिए, हमारे पास वोल्टेज और कम हो गया। सपोज अब वोल्टेज हो गया V2। मुझे बताओ क्या आप यहाँ V को चेंज करा सकते हो क्या? नहीं, V सबसे टॉप पर रहेगा। 0 वोल्ट को चेंज करा सकते हो क्या? नहीं। यानी आप यहाँ पर किनको वेरिएबल बनाओगे? V1 वेरिएबल है और V2 भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पर भी टैपिंग करके, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कराओगे, V1 और V2 क्या हो सकता है? वेरी हो सकता है। क्लियर? क्लियर। सपोज हमारे पास कंडक्टर का रेडियस है स्मॉल आर। रेड वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, सपोज इसका रेडियस है R1, रेड वाली इंटरशीट तक का। एंड सपोज यहां से लेके यहां तक जो इंसुलेशन भरा हुआ है, उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। ध्यान रखना, हमारे पास ब्लू वाले तक जाए तो सपोज उसका रेडियस R2 है, R2 तक है। और सपोज रेड वाले से ब्लू वाले के बीच में भी जो इंसुलेशन, उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन ही है। यानी कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और जो थर्ड लेयर है वो सपोज आपका कैपिटल R रेडियस के साथ है, और सपोज उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। मुझे बताओ इंसुलेशन को कितनी लेयर में तोड़ा? 3 लेयर में। किसने तोड़ा? इंटरशीट ने तोड़ा 3 लेयर में। तीनों इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह शायद। बिल्कुल बिल्कुल शक्ल ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह है, वही टैपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही टॉपिक पर आ गए हो, शक्ल सर्ज डाइवर्टर से इसी पर आ गए हो। बिल्कुल यहाँ आ जाए, आर्मर प्रोवाइड 0 वोल्ट फॉर केबल्स। बिल्कुल, आर्मर बोल दो या मेटालिक शीट बोल दो, शीट के बाद जितने भी हैं वो सब हमारे पास 0 वोल्ट प्रोवाइड करवाते हैं लक्ष्मण, ठीक है ना? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो आप लोगों के पास मैं बात कर रहा था कंडक्टर का रेडियस आर। आप लोग के रेड कलर में इंटरशीट का स्मॉल R1, ब्लू कलर में स्मॉल R2, और हमारे पास आउटर शीट तक के लिए रेडियस कितना है? कैपिटल R। अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो ध्यान रखना, तीनों इंसुलेटिंग लेयर, ये तीनों इंसुलेटिंग लेयर का हमारा परमिटिविटी कितना है? एप्सिलॉन है। आई थिंक क्लियर होगा। तीनों इंसुलेटिंग मटेरियल सेम है, यानी यहाँ कैपेसिटेंस ग्रेडिंग नहीं है, इंटरशीट ग्रेडिंग है। क्लियर? अब इंटरशीट ग्रेडिंग क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, उसका रीजन यहाँ आ जाइए। ध्यान से याद रखना। सबसे पहले मैं यहाँ ये जो रेड कलर का ये जो इंसुलेशन लेयर टूटा, ये रेड 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 रेडी 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 रेडी, इस रेड वाले पोर्शन का मैं आपका इसका स्ट्रेस निकालना चाहूंगा। कल आई थिंक मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया था। बताइए, सबसे पहली लेयर है इसलिए इसको मैं G1 कहूंगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना था? इट इज V। इन दोनों, इस रेड वाली के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा? V माइनस V1। कितना? V माइनस V1। दिस इज अपोन, ध्यान रखना, इस रेड वाली के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है हमारे पास? तो ये हमारे पास है V माइनस V1। क्लियर होगा? क्लियर होगा? क्लियर होगा? यहाँ आ जाए नीचे, क्या? तो ये R से शुरू हो रहा है। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम R, और कहां तक जा रहा है ये रेड वाला पोर्शन? R से शुरू होकर R1 तक जा रहा है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला कितना था? R से R1 तक जा रहा है। आई थिंक मैंने कल आप लोगों को ये स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखाया था, V अपॉन R एल एन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कल कैपिटल R तक जा रहा था, आज R से सिर्फ स्मॉल R1 तक जा रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर होगा। टू मेंटेन द यूनिफॉर्म ग्रेडिंग, बिल्कुल रश्मि इसी बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। G1 के बाद नेक्स्ट हम लोग ब्लू कलर में G2 निकालने जा रहे हैं, यानी इस वाली लेयर के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये जो ब्लू कलर का इंसुलेशन है, बताइए हमारे पास अगर मैं G2 के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना, G2 ये ब्लू वाली लेयर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? तो यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? V1 माइनस V2। यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2। नीचे आ जाए, बताओ ये लेयर कहां से शुरू हो रही है? ब्लू वाली। तो आप लोग यहां पर देखेंगे, बिल्कुल जितेश, मैक्सिमम स्ट्रेस कंडक्टर के सरफेस पर होता है, कल पढ़ा चुका हूं। R1 से लेके R2 तक जा रही है। सेकंड लेयर कहां से? R1 से लेकर कहां तक जा रही है? R2 तक जा रही है। तो आई थिंक ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग हमारे ब्लैक वाले पोर्शन यानी इस वाले पोर्शन पर जा रहे हैं। ये हमारी थर्ड लेयर है, ये हमारी थर्ड लेयर है, ये हमारी थर्ड लेयर है। बताओ थर्ड लेयर में हमारे पास G3 हो जाएगा। बताओ थर्ड लेयर में हमारे पास, थर्ड लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V2 माइनस 0। कितना है? कितना कितना है?
V2 माइनस जीरो, दिस इज V2 माइनस जीरो। बताओ कहां से शुरू हो रहा है? स्मॉल r2 से कैपिटल R तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? स्मॉल r2 से कैपिटल R तक जा रहा है। तो स्मॉल r2 से कैपिटल R तक, आई थिंक ये तीन फॉर्मूला बन जाएंगे। तो देखो हमने तीनों लेयर, रेड, ब्लू और ब्लैक, तीनों में हम लोगों ने क्या बनाया? तीन स्ट्रेसेस बनाए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इन स्ट्रेसेस को रिड्यूस नहीं करना, इन स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यूनिफॉर्म इसलिए, ध्यान रखना, कल की क्लास में समझा चुका हूं कि हमारे पास यहाँ स्ट्रेस का ग्राफ इस तरह से, हमारे पास हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। यहाँ कंडक्टर के सरफेस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा, शीट के पास स्ट्रेस बहुत कम। तो ध्यान रखना, इंसुलेशन स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से कंडक्टर के सरफेस से डैमेज होते 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 नीचे तक पूरा डैमेज कर देता है। तो हम लोगों को स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बताओ अगर मुझे G1 G2 G3 तीनों की वैल्यू इक्वल बनानी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू वेरिएबल है। तो आप देख सकते हो V और 0 वोल्ट तो वेरिएबल है नहीं, कौन कौन है? सिर्फ V1 और V2 वेरिएबल है। V1 और V2 वेरिएबल है, यानी यहाँ V1 वेरिएबल है, यहाँ V1 और V2 दोनों वेरिएबल है, यहाँ V2 वेरिएबल है। मुझे बताओ क्या इस कंपोनेंट में एक वेरिएबल कंपोनेंट है क्या? हाँ V1। बताओ क्या आप इसे वेरी कर सकते हो क्या? बिल्कुल, टैपिंग को चेंज करके आप V1 वेरी कर सकते हो। बताओ यहाँ पर V1 और V2 दोनों क्या है? वेरिएबल, यानी आप V1 और V2 की टैपिंग चेंज करके V1 V2 वेरी कर सकते हो। बताओ यहाँ पर आप V2 वेरी कर सकते हो क्या? बिल्कुल वेरी कर सकते हो, टैपिंग चेंज करके V2 भी वेरी कर सकते हो। मुझे बताओ आप यहाँ तीनों को वेरी कर सकते हो? तो आप लोगों को V1 V2 का, आप लोगों को V1 V2 का वैल्यू टैपिंग के थ्रू इस तरह से सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इन तीनों स्ट्रेस का वैल्यू क्या आ जाए? सेम। तो आपको V1 V2 यहाँ इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि G1 G2 G3, कि G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G3 आ जाए, यानी कि आप लोगों के स्ट्रेस का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरशीट ग्रेडिंग। आई थिंक क्लियर होगी, आई थिंक क्लियर होगी। लिख कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। नहीं है तो मुझे बताइए, दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से आई थिंक कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। क्या ये V1 V2 के थ्रू वेरिएबल आई थिंक क्लियर होगा? क्लियर है? ओके, सबने मुझे क्लियर लिख के भेजा है, तो आई थिंक हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। तो बताओ इंटरशीट ग्रेडिंग का काम क्या है? इंटरशीट ग्रेडिंग का काम क्या है? स्ट्रेस का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। स्ट्रेस का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना? यूनिफॉर्म। तो प्रैक्टिकली एडजस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से बिल्कुल करते हैं प्रैक्टिकली। अरे सब चीजें प्रैक्टिकली है हमारे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रिपीट। क्या हुआ नीरज, लेट आए थे? दोबारा दोबारा वीडियो को मैक्सिमम लोगों ने समझ लिया, मैं दोबारा बताऊंगा, लोग बहुत बोर हो जाएंगे। नीरज दोबारा से अपने वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, V1 V2 को वेरी करके सिर्फ G1 G2 G3 आप लोगों को वेरी करवाने, क्लास के बाद दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना नीरज, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक नीरज के अलावा सबको क्लियर है। तो नीरज प्लीज आप एक बार दोबारा इसको देख लेना, दोबारा वीडियो को चला के, क्लास खत्म होने के बाद नहीं आएगा देन टुमारो वी विल अगेन डिस्कस इट, ठीक है। रेडियस को वेरी करवा के स्ट्रेस यूनिफॉर्म करवाते हैं। बेटा रेडियस को वेरी नहीं करवाना है, रेडियस को वेरी नहीं कराना है, या वोल्टेज को वेरी करवाना है ना। एक बार थोड़े ना रेडियस कैसे वेरी होगा? जो एक बार हमारी केबल डिजाइन होगी, अब उसके अंदर कंडक्टर की शेप बार बार थोड़े ना चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना, हम लोग रेडियस को बार बार वेरी नहीं कराते, वेरी करवा सकते हैं तो सिर्फ वोल्टेज को वेरी करवाते हैं, ठीक है विकास। रेडियस को बार बार वेरी नहीं करा सकते, जो एक बार कंस्ट्रक्शन डिजाइन हो गया दैट इज ओके। उसके बाद तो सिर्फ वोल्टेज V1 और V2, सिर्फ दो को वेरी करा सकते हो, V1 और V2। और V1 V2 किसके वोल्टेज है? इंटरशीट्स के वोल्टेज है आप लोगों के पास। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखना, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे पास जो इंटरशीट्स होती हैं वो हमारे पास केबल्स में क्या करती है? स्ट्रेस को मिनिमाइज करती है कि यूनिफॉर्म करती है? तो ध्यान रखना, प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है लवकुश? बिल्कुल, ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या ऑयल फील्ड और गैस फील्ड केबल में भी इंटरशीट ग्रेडिंग होती है क्या? बिल्कुल इंटरशीट ग्रेडिंग। देखो इंटरशीट ग्रेडिंग और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग दोनों में से आप किसको भी प्रीफर कर सकते हो। जनरली आप लोग कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को प्रीफर करते हो, ठीक है ना जितेश? कौन सी? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को आप प्रीफर करते हो। ऑयल फील्ड या गैस फील्ड केबल में भी आप लोग ग्रेडिंग प्रोवाइड करवाते हो, बट ध्यान रखना वहां पर आप लोग जनरली इंटरशीट नहीं, आप लोग कौन सी तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आप लोग जनरली आप लोग प्रिफर करते हैं। क्लियर है? क्लियर। यहाँ आ जाइए, बताओ प्रॉपर, ध्यान रखना, प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना। कौन सा? यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? व्हाट वैक्यूम के अंदर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ आर्क किस पे डिपेंड करता है?
स्टेबिलिटी। अंकित थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। आई थिंक ब्राइटनेस का कोई इश्यू नहीं है अंकित, वो क्या है रेड और ब्लू कलर का कोई इश्यू होगा। मैं अब वो रेड और ब्लू कलर को कम से कम यूज करूंगा, ठीक है अंकित? यहाँ पर आ जाइए, बताइए भाई। हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम, वैक्यूम में आर्क की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? चंदन, बिकॉज इंटरशीट में चार्जिंग करंट की वजह से लॉसेज आ जाते हैं। बिल्कुल, चार्जिंग करंट की वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस आते हैं इंटरशीट के अंदर, इसलिए हम लोग इंटरशीट की जगह हम लोग हमारे पास कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को हम लोग जनरली यूज करते हैं। बिल्कुल, यहाँ जाइए, इसका आंसर दीजिए। डी सब ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पर कौन कौन है। तो आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ बी, कॉन्टेक्ट मटेरियल, वेपर प्रेशर, सर्किट पैरामीटर, इन सब पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना आप लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। आप लोग क्या है कि सारे के सारे इस बात को ध्यान रखो यार, आप ना प्रीवियस क्लास भी पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं क्या है कि आगे की आगे क्लासेस उस हिसाब से पढ़ाते जा रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस ले रखी है, तो जिनकी छूट गई है वो दोबारा से रिकॉल कर लें, ठीक है ना? रिकॉल कर लें क्लासेस को, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ है, अभी तक मात्र 2 दिन मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है, तो आई थिंक 2 दिन का तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ आ जाए तो ध्यान रखना कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी दोनों आ जाएगा। ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर हमारे पास आर्क की स्टेबिलिटी, की आर्क कितनी देर तक रहेगी, ये ध्यान रखना कॉन्टेक्ट के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, वेपर के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और आपके सर्किट के पैरामीटर यानी आरएलसी पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा। भाई आर्क का मेंटेनेंस, आर्क कितनी देर तक वहां पर स्टेबल रहेगी यानी आर्क कितनी देर तक वहां प्रेजेंट रहेगी, ट्रिपल आरवी पे डिपेंड करता है। आई थिंक यू नो ट्रिपल आरवी, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ओमेगा एन वी एम। ओमेगा एन का फॉर्मूला 1/√LC होता है, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो आपके सर्किट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना सर? ऑयल फील्ड केबल का प्रेशर बता दीजिए। ऑयल फील्ड केबल में बेटा प्रेशर जो है वो वोल्टेज के हिसाब से रखा जाता है, कोई फिक्स प्रेशर नहीं है शुभम, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि आप लोग आपके पास उसमें कितना, उसको कितने वोल्टेज तक यूज कर रहे हो। 66 एबो हम लोग ऑयल फील्ड या गैस प्रेशर केबल को यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज के अकॉर्डिंग वहां पर प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना? ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं एंड टैपिंग तो यूज में होता ही है। विकास बिल्कुल सही है, ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं यहाँ। हाँ, तो ध्यान से सुनना, हमारे पास 2 वीएम आयुष ने आंसर दिया बेटा। आयुष 2 वीएम जो है वो ट्रांजेंट रिकवरी वोल्टेज टीआरवी का फॉर्मूला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल आरवी, टीआरवी का बारे में नहीं। हाँ, आप टीआरवी भी इसका एक रीजन बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसका मेन रीजन होता है ट्रिपल आरवी। ट्रिपल आरवी का मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन वीएम। ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो ध्यान रखना एल और सी पर डिपेंड करती है, यानी सर्किट पैरामीटर पे डिपेंड करता है एक तो आर, और दूसरा कॉन्टेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोगों को याद है, मुझे एक बात बताओ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आग प्रोड्यूस होने का मेन वजह कौन होता है? मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल ओमेगा एन वीएम आपका आंसर हो जाएगा, तो ओमेगा एन वीएम पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आग प्रोड्यूस होने का मेन वजह कौन होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। मुझे बताओ वैक्यूम के अंदर हमारे पास ये दो कॉन्टेक्ट है, दो कॉन्टेक्ट है, जैसे ही सेपरेट हुए बताओ बीच में क्या है? एयर है क्या? नहीं, एयर तो है नहीं। आयुष फील्ड इमिशन नहीं होता यहाँ पर, गलत है। फील्ड इमिशन वहां होता है जहाँ एयर होती है, तो वैक्यूम है बेटा, ठीक है ना? ध्यान से समझो। देखो, दो कॉन्टेक्ट के बीच में यहाँ पर हमारे पास एयर होती है, तो एयर आयोनाइजेशन होता है, तो आप लोगों का फील्ड इमिशन होता है। ऋषभ आपने एकदम सही आंसर दिया है, सेकेंडरी इमिशन होता है। आप लोगों के पास ध्यान से लिख लेना अच्छे से अपनी कॉपी में, कॉपी तो आई थिंक आप लोग अपना लेकर बैठते होंगे। ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर, ध्यान रखना आग प्रोडक्शन का मेन वजह कौन सा इमिशन होता है? सेकेंडरी इमिशन। अब ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, ध्यान से समझना। हमारे पास जब भी दो कॉन्टेक्ट ओपन किए जाते हैं तो बीच में एयर तो है नहीं, बीच में क्या है? वैक्यूम। बीच में क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होती है सर? वैक्यूम का मतलब, ध्यान रखना यहां पर एयर होती तो है, बट एयर होती है एट वेरी वेरी लो प्रेशर, एट वेरी वेरी लो प्रेशर हमारे पास होती है। कितना प्रेशर सर? तो ध्यान रखना जनरली एयर का प्रेशर यहां पर 10⁻⁴ टॉर्शनल हमारे पास प्रेशर होता है। टॉर्शनल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, संदीप थर्मियोनिक इमिशन भी नहीं होता, सेकेंडरी इमिशन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना प्रेशर 10⁻⁴ टॉर्शनल, टॉर्शनल भी आपका प्रेशर का यूनिट ही है। ध्यान रखना इतने लो प्रेशर की जब बात आती है कि एयर को कहते हैं इतने लो प्रेशर पे तुझे रहना है, एयर कहती है मैं नहीं खेल रही, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, भाग जाती है एयर यहाँ से। पुर एयर तो है नहीं, यानी आप बिना एयर के, यानी वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं।
सपोज जैसे ही दोनों दोनों कॉन्टेक्ट सेपरेट होंगे, कब सेपरेट होंगे? जब सिस्टम में फॉल्ट आएगा, तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक करने के लिए ओपन होता है रिले से सिग्नल मिलने पर। जैसे ही ओपन होगा, बीच में एयर तो है नहीं जिसका आयोनाइजेशन होगा, तो ध्यान रखना, जब भी फॉल्ट सिस्टम में आता है, तो ध्यान रखना, फॉल्ट आने के केस में हमारे पास करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लो होता है। फॉल्ट आने पर करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, ये आपके कॉन्टेक्ट के सरफेस है बेटा। कॉन्टेक्ट के क्या है? ये आपके सरफेस। बताओ, इस सरफेस में से बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। बताओ, बहुत ज्यादा अमाउंट की वजह से, अब बहुत ज्यादा अमाउंट की फॉल्ट करंट की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ कॉन्टेक्ट के सरफेस पर आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं। कॉन्टेक्ट के सरफेस पर क्या होते हैं? आई स्क्वायर आर लॉस। और आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से क्या डेवलप होती है? हीट। और हीट डेवलप होने से क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो ध्यान रखना है, जो आपके कॉन्टेक्ट के सरफेस है, ये आप लोगों के सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स हैं। ध्यान रखना, ये एक तो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट के जो सरफेस है, इन सरफेस से बहुत ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होने की वजह से, इन सरफेस पर आई स्क्वायर आर लॉस होने की वजह से हीट डेवलप होती है। हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जिस मेटल के ये सरफेस बने हो ना, इस मेटल का थोड़ा थोड़ा वेपराइजेशन होने लगता है, यानी यहां से धुआं निकलने लगता है। अरे भाई, जल रहा है, हीट बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, स्क्वायर लॉस की टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेटल वेपर्स। ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी मेटल, जिस मेटल का ये कांटेक्ट बने हुए हैं, इन मेटल्स का वेपराइजेशन होने लगता है, यानी मेटल वेपर्स निकलने लगती है। वो जो मेटल वेपर्स निकलती है, वो ध्यान रखना सीधे वैक्यूम में जाती है, सीधे वैक्यूम में जाती है। ध्यान रखना, ये मेटल वेपर्स आई थिंक हीट की वजह से, जो ज्यादातर आंसर लोग दे रहे हैं सब थर्मोनिक इमिशन। तो ध्यान रखना, थर्मोनिक का मतलब यहाँ से कई सारे गर्म होने की वजह से, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से कुछ थोड़े बहुत यहाँ से सरफेस से, यहाँ सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यहाँ पर एयर में, या सॉरी वैक्यूम में आप लोगों का आयोनाइजेशन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ध्यान रखना, जब आप लोगों की एयर का आयोनाइजेशन नहीं, आप लोगों के कॉन्टेक्ट के सरफेस से मेटल वेपर्स आप लोगों का कुछ थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन करना है। ध्यान रखना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आयोनाइजेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, कॉन्टेक्ट के सरफेस से आयोनाइजेशन हो, तो इस तरह की आयोनाइजेशन को हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। कौन सा इमिशन कहते हैं? सेकेंडरी इमिशन। तो बताओ, सेकेंडरी इमिशन कहां से होता है? सेकेंडरी इमिशन कहां से होता है? कॉन्टेक्ट के सरफेस से। किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में? मेटल वेपर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आप लोगों के पास? मेटल वेपर्स की फॉर्म में। आई थिंक क्लियर होगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के आयोनाइजेशन को ध्यान रखना, ये एयर आयोनाइजेशन की तरह बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, और इसलिए हम लोग इसे जनरली सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। ये प्राइमरी नहीं है, यानी डायरेक्ट नहीं है, ये कॉन्टेक्ट के सरफेस से, इसलिए इसे सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, वैक्यूम में आग प्रोड्यूस होने का मेन वजह कौन सा इमिशन होता है? सेकेंडरी इमिशन। किसकी वजह से होता है सेकेंडरी इमिशन? सरफेस की वजह से, कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से। कॉन्टेक्ट सरफेस से किस तरह से वेपर्स निकलती हैं? मेटल वेपर्स निकलती हैं, थोड़ा बहुत आयनाइजेशन करवाती है। वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि विद इन हाफ साइकिल यानी जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पर ही सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं। आपको सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन पता होगा, अदरवाइज मैं आगे बताऊंगा। नेचुरल जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पर सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, और नेक्स्ट नेचुरल जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आते ही, यानी हाफ साइकिल के अंदर अंदर ही जितने भी ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होल दिख रहे हैं, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि विद इन हाफ साइकिल इनको ये बाहर फेंक देती है। बोलती क्या लेने आए हो? कोई नहीं चाहिए मुझे, भाग जाओ यहां से। हाथों हाथ इनको बाहर फेंक देती है। बताओ, यानी आपकी आर्क का एक्सटिंग्विश आपकी आर्क का एक्सटिंक्शन विद इन हाफ साइकिल हो जाता है। सर, आर्क फिनोमिना पढ़ा दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आयुष में आर्क फिनोमिना ओवरऑल पूरा सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर में नहीं पता है सर, बताओ क्या शक्ल, क्या नहीं पता है? मैंने आप लोगों को सब बताया तो है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर नहीं, वो मैंने आपको कहा है ना, जैसे जैसे आएगा वो मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूंगा। मुझे बताओ, सेकेंडरी इमिशन इज क्लियर्ड और नॉट? सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है? एयर का आयोनाइजेशन या कॉन्टेक्ट सरफेस से मेटल वेपर्स का आयोनाइजेशन। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी इमिशन में एयर तो है ही नहीं, वैक्यूम में एयर होती ही नहीं है सर। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इकलौता ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें सेकेंडरी इमिशन होता है, यानी डायरेक्ट एयर आयोनाइज नहीं होती, सरफेस, कॉन्टेक्ट के सरफेस आप लोगों के आयोनाइज्ड होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर आप लोगों के पास आया, सर्किट पैरामीटर पर यानी एल और सी पर तो डिपेंड करता ही है, कॉन्टेक्ट मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो कॉन्टेक्ट है किस मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है ना। और वेपर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। वेपर, सर वेपर कहाँ है? अरे वो मेटल वेपर्स बोल रहा था ना मैं,
ध्यान रखना जितना ज्यादा मेटल का वेपर प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यहाँ पर सेकेंडरी इमिशन करवाते हैं। तो ध्यान रखना वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, वेपर क्या है सर, वेपर क्या है मैंने अभी बताया, फोल्ड करंट बहुत ज्यादा है तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा होंगे कांटेक्ट पर, आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा होंगे तो हीट डेवलप होगा बहुत ज्यादा, और हीट डेवलप होगा तो यहाँ पर कांटेक्ट से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जिस मेटल के ये कांटेक्ट बने उस मेटल का वेपराइजेशन होने लगेगा। वेपराइजेशन का मतलब धुआं निकलने लगेगा, जल रहा है यार, और उस धुएं उस वेपर की वजह से, मेटल की उस वेपर की वजह से यहाँ थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन होता है। क्लियर है? हाँ भाई प्रशांक अभी अभी आए हैं, नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्ते। यहाँ देखिए हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बी और सी आ जाएगा, यानी मेटल वेपर एंड ऑल दैट। आई थिंक सेकेंडरी इमिशन क्लियर होगा, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर? यहाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओवरहेड लाइन विद सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम, पढ़िए इस क्वेश्चन को। विद सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम, आप लोगों को एक ओवरहेड लाइन का सर्ज इम्पीडेंस दे रखा है 400 ओम, टर्मिनेट हो रही है एक रेजिस्टेंस आर से। Such traveling wave over the line does not suffer any reflection at the junction, then the value of the R is what? आंसर बताइए, आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गिव मी द आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? काफी लोगों को तो एकदम नया क्वेश्चन लगेगा शायद ये, आंसर आने में टाइम भी लग रहा है। चलो अच्छा है, आप लोगों को शायद कुछ सीखने को मिलेगा, टाइम लग रहा है तो। डी आंसर आ रहा है, नन ऑफ द अबव सर्ज इम्पीडेंस रिमेन सेम। तो कितना होना चाहिए? जो लोग डी बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, तो फिर कितना आंसर आना चाहिए? मान लो कोई, हाँ काफी लोग डी बोल रहे हो, चलो डी छोड़ो ना, नन ऑफ द अबव का मतलब फिर आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? आंसर बताओ, आंसर बताओ। हाँ नन ऑफ द अबव तो हो गया, ये न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल सन्नी बताइए। 400 ही तो होगा सर, बिल्कुल ऋषभ 400 सर। JEE D सर जी, अच्छा डी आंसर आएगा तो 400 बिल्कुल। मैक्सिमम लोगों ने अब जाके सही आंसर दिया है, मैं आप लोगों से सिर्फ आंसर पूछा था, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग डी आंसर एकदम करेक्ट है। आप लोगों का 400 ही रहेगा। देखो देखो, ध्यान से समझना, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए। लव कुश 400 to 600 नहीं, सिर्फ 400 ही होगा, ठीक है ना बेटा? यहाँ आ जाइए, देखो ओवरहेड लाइन जिसका सर्ज इंपिडेंस दे रखा है 400 ओम। क्लियर? सर्ज इंपिडेंस लोडिंग एंड ऑल दैट आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये टर्मिनेट हो रही है, बताओ ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड लाइन या कोई भी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट कहाँ होती है? तो लाइन जहां टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट का मतलब खत्म होती है, वहां पर लोड आता है। प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल शकल, आप प्रॉब्लम अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप अपना प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ आ जाइए। तो ओवर हेडलाइन बताइए टर्मिनेट कहाँ होती है, यानी खत्म कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, हमारे पास हमारे पास ओवर हेडलाइन, बिल्कुल हिमांशु बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, सर्ज इंपिडेंस अंडर रूट एल अपॉन सी। ओवर हेड लाइन या कोई भी लाइन, ध्यान रखना टर्मिनेट कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है? जहां लोड आ जाता है, ठीक है ना? तो आप लोगों को टर्मिनेट थ्रू अ रेजिस्टेंस का मतलब लोड का वैल्यू दिया हुआ है, लोड कितना है आप लोगों का? आर, यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ध्यान रखना, सर्ज इंपिडेंस 400 ओम है और टर्मिनेट कहाँ होती है लाइन? लोड पर, तो आपको लोड दे रखा है एक प्योर रेजिस्टेंस आर। अब आपसे कहा गया अ ट्रेवलिंग वेव ओवर द लाइन, कि लाइन में ट्रेवलिंग वेव फ्लो हो रही है, डज नॉट सफर एनी रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन आप लोगों का नहीं आएगा, उस केस में आर का वैल्यू क्या होगा? तो देखो उसके लिए आप लोगों को रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो आपको रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना? हमारे पास रिफ्लेक्शन, आई थिंक ये तीनों चीजें पहले बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर है ना आप लोगों को? ये आज मैंने अंडरग्राउंड केबल का ओवरऑल आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ाया, ये आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड केबल पढ़ाया ओवरऑल, ठीक है ना? रेटिंग एंड डी रेटिंग, ये आप लोगों का इंटरशीट ग्रेडिंग बताया। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आएगा तब हम वो लोग उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो देखो हमारे पास व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास दो तरह के कॉफिशिएंट है, होने में तो काफी कॉफिशिएंट है, काफी तरह के क्वेश्चन है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को टाउवेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आप लोगों को आई थिंक याद होगा, ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी वोल्टेज जो ट्रेवल करती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक VI और एक VR। VI का मतलब होता है इंसिडेंट वोल्टेज, इंसिडेंट, और VR का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड,
रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट इन दोनों का रेशो होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। ठीक है, ये ओवरऑल आप लोगों का फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। अभी तक का सब क्लियर है सर? बिल्कुल हिमांशु, आई थिंक क्लियर होगा। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना टाउ बराबर वी आर अपॉन वी आई, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अपॉन इंसिडेंट वोल्टेज। बिल्कुल संजय सही बताए हैं आप। फॉर्मूला लोड इंपीडेंस माइनस सर्ज इंपीडेंस। जेडएल क्या है? लोड इंपीडेंस। जेड नॉट क्या है? सर्ज। लोड इंपीडेंस माइनस सर्ज इंपीडेंस अपॉन लोड इंपीडेंस प्लस सर्ज इंपीडेंस। अच्छा, आपसे कहा क्या कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। क्वेश्चन में कहा है नो रिफ्लेक्शन, तो बताओ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को क्या बना दूं? जीरो। बताओ टाउ का वैल्यू अगर जीरो बना दूं तो यहां से ZL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जेड नॉट। तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। ZL में से जेड नॉट उधर जाएगा तो ZL बराबर जेड नॉट। बताओ आप लोगों को ZL, आप लोगों का लोड इंपीडेंस आप लोगों को R दे रखा है। कहा जा रहा है कि आप लोगों का लाइन कहां टर्मिनेट हो रहा है? किसी एक पर्टिकुलर लोड यानी रजिस्टर R से टर्मिनेट हो रहा है। बताओ सर्ज इंपीडेंस क्वेश्चन में 400 ओम दिया हुआ है, तो बताओ R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 ओम। ZL की जगह R पुट कर दिया, क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ, वो हम लोगों ने पुट कर दिया। फॉर्मूला लिख लेना जिसको याद नहीं है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला कितना? ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। अच्छा, इस फॉर्मूला के अलावा आपसे क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला पूछ सकता था। क्या आप लोगों के पास एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट। आई थिंक काफी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, तो जिनको पता है वो मुझे बताइए ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट किसका फॉर्मूला होता है ये? तो सबसे पहले तो हम लोग इसे ईटा टी से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिशन और एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। सर्ज इंपीडेंस क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन है, बिकॉज सर्ज इंपीडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी चीज है। उसको समझने के लिए तो हम लोगों को ओवरऑल थ्योरी उठानी पड़ेगी, तो कोई सर्ज इंपीडेंस का ही कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें बात कर लेंगे, ठीक है ना विकास? अभी फॉर्मूला देखो, ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट, ठीक है ना? सर्ज इंपीडेंस तो बहुत शानदार चीज है समझने के लिए, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, तो उसके लिए पहले पूरा थोड़ा फेरांटी इफेक्ट और थोड़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना? तब वो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होगा। संजय बिल्कुल सही आंसर दिया है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट, ध्यान रखना हमारे पास V अपॉन VI का रेशो होता है। ध्यान रखना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो वीआर और वीआई का रेशो था। ध्यान रखना ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट वी अपॉन वीआई का रेशो होता है। ध्यान रखना आप इसका फॉर्मूला निकालते हो तो आता है ट्वाइस ऑफ ZL अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। ये आप लोगों के पास ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो ध्यान रखना ये तो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट। क्लियर है? बिल्कुल संजय, आपका ये भी आंसर सही है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आप लोग यहां से भी बना सकते हो। वी को आप क्या लिखते हैं? VI प्लस VR। वी को क्या लिखते हैं? VI प्लस VR, और नीचे आप लोगों का VI चल ही रहा है। बताओ VI अपॉन VI क्या हो गया? 1, और VR अपॉन VI आप लोगों का बच गया है। बताइए आप लोग VR अपॉन VI को क्या कहते हैं? तो आप VR अपॉन VI को टाउएल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना VR अपॉन VI को आप टाउएल कहते हैं। तो ध्यान रखना ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोफिशिएंट आपका 1 प्लस टाउएल भी होता है। लवकुश एकदम सही आपका आंसर दिया, बिल्कुल राजीव एकदम आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द ट्रांसमिशन, बिल्कुल आयुष, जब ZL बराबर जेड नॉट होता है तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, जब ZL बराबर जेड नॉट हो। ध्यान से समझना, आप लोगों से जनरली पूछ लेता है कि सर ये ZL जेड नॉट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ध्यान रखना जब आपका लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाए, मुझे बताओ उस केस में आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर पुट करो, बताओ ट्वाइस ऑफ ZL की जगह जेड नॉट पुट कर दो, ZL की जगह जेड नॉट पुट कर दो, नीचे भी जेड नॉट, तो आप देख सकते हैं कि 2 अपॉन 2 यानी 1 आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100%। आई थिंक 100% से ज्यादा एफिशिएंसी तो क्या लेकर आओगे? तो ध्यान रखना ZL बराबर जेड नॉट पर जब लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाए, तो ध्यान रखना ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारे पास? 100%। इसलिए ध्यान रखना हम लोग सर्ज इंपीडेंस को आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी कहते हैं, कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के टाइम पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर यानी आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हमारी लाइन की होगी। नमन, आपने पूछा सर करंट की टर्म्स में भी बता दो। देखो अगर ये करंट की टर्म्स में होगा तो ध्यान रखना हमारे पास करंट की टर्म्स में ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएंगे, बेटा ध्यान से समझना। अगर आप इसी फॉर्मूला को ईटा टी वाले फॉर्मूला को ईटा आई यानी करंट की फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर ZL की जगह जेड नॉट आ जाएगा बेटा ना, ZL प्लस जेड नॉट नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखना ऊपर ZL की जगह जेड नॉट आ जाता है जब करंट की फॉर्म में लिखते हैं, और इस फॉर्मूला को भी जब करंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर ZL माइनस जेड नॉट की जगह जेड नॉट माइनस ZL अपॉन जेड नॉट प्लस ZL हो जाता है। ध्यान रखना उस केस में करंट की फॉर्म में इसको टाउ आई के नाम से जानते हैं, तो आपके करंट की फॉर्म में फॉर्मूला हो गए हैं।
तो आई थिंक नमन आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होंगे, आई थिंक आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट पर था, तो आई थिंक जिसके पास भी फॉर्मूला नहीं है वो लिख लीजिए। ध्यान रखना ये दो फॉर्मूला लिखने में, टॉवेल का जेडएल माइनस जेड नॉट अपॉन जेडएल प्लस जेड नॉट, वोल्टेज के लिए सबसे मेन याद रखो, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ जेडएल अपॉन जेडएल प्लस जेड नॉट, तो आई थिंक क्लियर होगा। सर एफिशिएंसी वाला पॉइंट वापस बोलना, देखो एफिशिएंसी वाला मैं सन्नी ये बता रहा था कि ध्यान रखना हमारे पास जब लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाए, जब अगर कभी आप अपने लोड को सर्ज इंपीडेंस के बराबर कर दो, तो बताओ इस फॉर्मूला में अगर मैं जेडएल की जगह जेड नॉट पुट कर दूं तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है 100%। यानी कि जब आपका लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाता है तब ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी 100% होती है। यानी कि इस टाइम पर जब लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के टाइम पर हो कि इक्वल हो जाए, तो ध्यान रखना 100% एफिशिएंसी का मतलब है जितनी पावर ट्रांसमिट होगी उसका कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। यानी उस केस में फ्लो होने वाली पावर को आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कहते हैं। इसलिए सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का मतलब जब सर्ज इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर हो जाए तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को हम आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी कहते हैं। ऑलवेज सर्ज इंपीडेंस मैक्सिमम ही रहेगा ना सर डिजाइन ऑफ लाइन के लिए, बिल्कुल सर्ज इंपीडेंस, बेटा देखो सर्ज इंपीडेंस मैक्सिमम नहीं होता है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के टाइम पर पावर मैक्सिमम होता है। इंपीडेंस कब से मैक्सिमम होने लग गया, पावर मैक्सिमम होता है। जब लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर होगा तब जो पावर आएगी वो मैक्सिमम पावर आएगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो चले हम लोग इस पॉइंट से बाहर निकले। ओके चलिए यहाँ आ जाइए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये कि आप लोगों से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। तो ध्यान रखना टर्मिनेट का मतलब है लोड दे रखा है, सर्ज इंपीडेंस का मतलब है 400 दे रखा है, डज नॉट सफर एनी रिफ्लेक्शन, तो टॉवेल का फॉर्मूला ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट बराबर क्या पुट करना है 0, तो ZL बराबर जेड नॉट आ जाएगा। यानी कि आप लोगों का ZL यानी रेजिस्टेंस आपका 400 ओम सर्ज इंपीडेंस के बराबर आ जाएगा। 400 ओम किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आप लोगों का डी आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर, चलिए चलिए आगे चलते हैं। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, बिल्कुल जितेश फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल भी बोलते हैं, वोल्टेज और करंट का लॉस भी नहीं होता, आगे जाके बात करेंगे। हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर एंड हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर वहां बराबर हो जाता है, बात आएगी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की तब ढंग से बात करेंगे। आ जाओ, टिक आउट द करेक्ट वन। आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों का इंसुलेटर का और लाइटनिंग अरेस्टर में से किसका आपका कौन सा इम्पल्स रेशो किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। इम्पल्स रेशो शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, आंसर बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर का ज्यादा होता है इम्पल्स रेशो या इंसुलेटर का ज्यादा होता है, किसका ज्यादा किसका कम, यही आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। बताइए किसके पास किसका कितना, आंसर बताइए। संजय आपने सी आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दें, बाकी लोग आंसर दें। इम्पल्स रेशो किसका ज्यादा किसका कम, किसका हाई किसका लो। यस, नमन ने डी आंसर दिया है, नमन ने डी आंसर दिया है। डी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। एलए का लो, इंसुलेटर का हाई, जितेश यानी सी आंसर हो जाएगा आपका भी। सी और डी में कुछ लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, दो लोगों ने डी दिया है, तीन लोगों ने दिया है, बाकी ने सी दिया है। अच्छा ठीक है, चंदन सी आंसर दिया है, आयुष डी आंसर आया है। बात कर लेते हैं। देखो पहले तो इस इम्पल्स रेशो का मैं आपको आंसर याद करने का तरीका बता देता हूँ, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्या तरीका, तरीका इज लाइटनिंग अरेस्टर एल से शुरू होता है, एल से एल याद रखो, लाइटनिंग अरेस्टर का इम्पल्स रेशो लो होता है। ध्यान रखो, एल से एल याद रखो, लाइटनिंग अरेस्टर एल से शुरू होता है, इसका लो होता है, एल से एल लाइटनिंग अरेस्टर लो, ठीक। और यहाँ आ जाओ, इंसुलेटर का क्या होता है, तो इंसुलेटर का हाई होता है, ध्यान रखो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ये होता क्या है वो तो हम लोग बात कर लेंगे, पहले बताओ आंसर आप लोगों का सी आएगा, सी आंसर याद रहेगा कि नहीं रहेगा आज के बाद। सर आप जल्दी से जयपुर महावीर नगर सेंटर पे क्लास लो, मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अरे सर नहीं, अभी कहाँ से क्लास लेंगे, अभी रुको तो सही, कोरोना तो खत्म हो जाने दो, पता चले दोनों शहीद हो गए कोरोना के चक्कर में है। हाँ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। लाइटनिंग अरेस्टर एल से एल हो जाना चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर लो, ध्यान रखना लाइटनिंग अरेस्टर का लो, एल से एल, तो इंसुलेटर का हाई। अब बात करते हैं ये इम्पल्स रेशो क्या बला है, होता क्या है ये इम्पल्स रेशो। तो आई थिंक एल से एल याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
बात करते हैं इम्पल्स रेशो होता क्या है। यहाँ आ जाइए, हमारे पास इम्पल्स रेशो के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज इम्पल्स रेशो के बारे में बात करते हैं। देखो, इम्पल्स रेशो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास इम्पल्स रेशो का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स रेशो का फॉर्मूला होता है। इम्पल्स रेशो का वैसे एक्चुअल पूरा वर्किंग तब समझ में आएगा जब आप लाइटनिंग अरेस्टर भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा थ्योरी डिस्कस करने बैठ जाएं, ठीक है ना? क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी टुकड़ों में पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना? इम्पल्स रेशो की बात चल रही है, इम्पल्स रेशो के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। इम्पल्स रेशो के बारे में अगर बात करें तो इम्पल्स रेशो का फॉर्मूला होता है क्या? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, नीचे भी ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये दोनों ब्रेक डाउन वोल्टेज अलग अलग हालातों में है। ऊपर वाला ब्रेक डाउन अंडर सर्ज कंडीशन, सर्ज की कंडीशन में बात चल रही है। सर्ज का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और नीचे वाला ब्रेकडाउन है अंडर लो फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कंडीशन है ये, ऊपर सर्ज कंडीशन, नीचे लो फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ध्यान रखना, जब सर्ज आता है तभी सर्ज डाइवर्टर यानी लाइटनिंग अरेस्टर काम आता है, ठीक है ना? तो यहाँ सर्ज का मतलब क्या है? वो जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है। अर्थ वायर पढ़ाया था फर्स्ट डे, ठीक है ना? वही। तो सर्ज डाइवर्टर, ध्यान रखना, सर्ज से हमारा मतलब किसका है? सर्ज डाइवर्टर से है। सर्ज डाइवर्टर, ध्यान रखना, हम लाइटनिंग अरेस्टर को कहते हैं। तो सर्ज क्या है? सर्ज का मतलब जब हाई फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखना, जो हमारे पास सर्ज आता है, जो हमारे पास क्लाउड से यानी ऊपर से लाइटनिंग डिस्चार्ज आता है, उसे हम सर्ज कहते हैं। उसके बाद दो चीजें बहुत हाई होती है, जो ऊपर बिजली ऊपर से गिरती है। एक तो उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, एक उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। हाई वोल्टेज है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये तो हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है नीचे। अब ध्यान से समझना, इंसुलेटर आप लोगों ने पढ़े हो, बताओ इंसुलेटर वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। बताओ इंसुलेशन में आप क्या चाहते हो? क्या उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाना चाहिए क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब वो जिस पर आप लोगों के इंसुलेटर या लाइटनिंग अरेस्टर में से करंट फ्लो होने लगे। बताओ आप कभी चाहते हो क्या कि इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो हो? कभी चाहते हो क्या? आई थिंक कभी नहीं चाहोगे। इंसुलेटर में से कभी करंट फ्लो नहीं करवाना चाहोगे, यानी आप कभी नहीं चाहोगे कि इंसुलेटर में ब्रेकडाउन वोल्टेज आए, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज आया तो वहां पर आप लोगों का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि जब भी कभी कोई सर्ज कंडीशन आए यानी कि बुरे से बुरे हालात आए, उस टाइम पर आप लोगों का इंसुलेटर के लिए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप लोगों का इंसुलेटर वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। और जब आप लोगों का इंसुलेटर उस ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो इंसुलेटर कभी ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। मान लो, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब, हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है जिस वोल्टेज पर इंसुलेशन डैमेज हो जाए। आपको याद है मैंने फर्स्ट डे आपको अर्थ वायर पढ़ा रहा था। मान लो आपकी 220 केवी की लाइन है, जबकि आपको याद है सर्ज तो कितने केवी का होता है? 2800 किलो वोल्ट का। सोचो 2800 किलो वोल्ट का वोल्टेज आएगा तो इंसुलेशन को तो बहुत जल्दी डैमेज कर देगा। तो ध्यान रखना, आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना ज्यादा रखना है सर्ज के रेस्पेक्ट में। मान लो आप लोगों ने कहा मैंने अपने इंसुलेटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज सेट कर दिया 1000 वोल्टेज ही 1000। अब जब तक 1000 नहीं आएगा तब तक आप लोगों का इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा। बताओ 220 केवी की लाइन में कभी 1000 आएगा क्या? सर्ज के आने की कंडीशन में तो आएगा, तो उसके लिए तो हम अर्थ वायर लगा रखा है। बट कितना भी ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम हो जाए, मान लो आपने 1000 केवी को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल रखा है, तो बताओ कभी इंसुलेटर में 220 केवी की लाइन में 1000 कितनी देर में आएगा? बहुत देर में आएगा। आई थिंक आएगा ही नहीं कभी। 220 केवी की लाइन 1000 तक थोड़ी ना जाएगी। हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा रख दिया कि 1000 केवी पर ब्रेकडाउन होगा। किसका ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन वाला टूटेगा भाई, फूटेगा। कौन फूटेगा, कौन टूटेगा? इंसुलेटर टूटेगा, फूटेगा, इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? इंसुलेटर में से करंट फ्लो हो जाएगी 1000 किलो वोल्ट पर। हमने 1000 रख दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू। 220 केवी की लाइन में 1000 आएगा क्या? नहीं। 400 केवी की लाइन में 1000 आएगा क्या? नहीं। 765 केवी की लाइन में 1000 आएगा क्या? नहीं। यानी कि किसी में भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, इंसुलेटर आराम से काम कर रहा होगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना ज्यादा रख दो कि कभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कभी हमारा इंसुलेशन ब्रेक ही नहीं होगा। अब लाइटनिंग अरेस्टर से इस चीज को समझो, अभी और क्लियर हो जाएगी। तो पहले तो अभी जितना पढ़ा है उससे ये क्लियर होना चाहिए
कि इंसुलेटर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी इंपल्स रेशो क्या होता है, हाई होता है। अब बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। देखो लाइटनिंग अरेस्टर मेनली काम कैसे करता है, सपोज ये ट्रांसफॉर्मर, किसी को वो अभी समझ नहीं आया तो डोंट वरी, लाइटनिंग अरेस्टर समझो क्लियर हो जाएगा, अभी इंसुलेटर भी क्लियर हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर में ध्यान रखना, सपोज ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है 11 केवी ऑब्लिक 220 किलो वोल्ट। लाइटनिंग अरेस्टर समझाऊंगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलेटर वाला भी क्लियर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं इंसुलेटर को यहाँ क्या ओपन नहीं करना चाहता, फिर बहुत ज्यादा थ्योरी बढ़ जाएगी। लाइटनिंग अरेस्टर को ओपन करो, इंसुलेटर अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, लाइटनिंग अरेस्टर को मैं ओपन करके पटक देता हूँ, ध्यान से समझना। सपोज ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान रखना लाइटनिंग अरेस्टर जनरली कहां लोकेट होता है, सब स्टेशन का, किसी भी सब स्टेशन का सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट कंपोनेंट हमेशा लाइटनिंग अरेस्टर होता है। जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल में, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा कहां लोकेट होता है, नियर द ट्रांसफॉर्मर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर कहां लोकेट होता है, हमेशा नियर द ट्रांसफॉर्मर। सपोज यहाँ एक मैंने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, क्या होता है लाइटनिंग अरेस्टर, कुछ नहीं, एक लार्ज लार्ज कॉन्टेक्ट गैप के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। कितना, तो ध्यान रखना सिंपल रोड गैप होता है लगभग 500 mm डिस्टेंस के साथ। कितनी स्पेसिंग के साथ, हमारे पास 500 mm की स्पेसिंग के साथ। क्लियर, यहां पर आ जाइएगा। यहां पर हमारे पास अगर मैं वोल्टेज नापूं तो बताओ, नीचे ग्राउंड यानी 0 वोल्ट है, नीचे हमारे पास 0 वोल्ट है। बताओ ऊपर 220 केवी की लाइन है तो ऊपर का वोल्टेज 220 है, तो बताओ यहाँ पे प्लस माइनस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है हमारे पास, 220। यहाँ पर आइए, 0 वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं आई थी। तो ऊपर का 220, नीचे का 0, तो बताइए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, 220 किलो वोल्ट। आई थिंक ये आप लोगों का वोल्टेज है और ये दोनों के बीच की स्पेसिंग है। क्लियर। सपोज अगर मैं इस वक्त इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो E बराबर V बाई डी होता है, तो 220 केवी अपॉन 500 mm अपॉन 500 mm। बताइए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 2.2 केवी पर एम एम। बताओ हमारी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, भाई बीच में एयर है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 3 केवी पर एम एम। आई थिंक ये वाला आंसर अभी आपका एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 केवी पर एम एम से क्या आ रहा है, लेस। यानी इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कमजोर है, इसका मतलब इस वक्त आपके बीच की एयर आयोनाइज नहीं होगी। यानी यहाँ पर एयर आयोनाइज नहीं होगी, यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टिव पाथ होगा। यानी कि यहाँ पर कोई आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, कोई आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, तो इतने ज्यादा गैप में से कभी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट हमेशा सिंपली लाइन में से नॉर्मल करंट फ्लो होती रहेगी। मान लो अचानक से यहाँ पर हमारे पास इस लाइन पर एक लाइटनिंग डिस्चार्ज आया। क्या आया, लाइटनिंग डिस्चार्ज। ध्यान रखना लाइटनिंग डिस्चार्ज जो होता है वो हमारे पास लगभग 2800 किलो वोल्ट का होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बताओ अगर 2800 किलो वोल्ट का लाइटनिंग डिस्चार्ज आया तो मुझे एक बात बताओ, 2800 किलो वोल्ट आप लोगों के ऊपर वाली लाइन का वोल्टेज हो गया और नीचे का 0 है, तो बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E बराबर 2800 किलो वोल्ट अपॉन, आप लोगों का स्पेसिंग अभी भी 500 mm है, 500 mm है, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, इट इज 5 पॉइंट, ये आप लोगों का हो जाएगा 5 पॉइंट, ये आप लोगों का 6 हो जाएगा, 5.6 केवी पर एम एम। मुझे बताओ क्या ये 3 केवी पर एम से ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। अब आपकी एयर आयोनाइज्ड होगी, एयर आयोनाइज्ड होगी, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, होल्स आ गए। मुझे बताओ जब भी आप लोगों की एयर आयोनाइज्ड होगी तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A हमारे पास होता है। कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और इस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा तो ध्यान रखना बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने की वजह से सारा लाइटनिंग डिस्चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, सारा लाइटनिंग डिस्चार्ज हमारे पास ग्राउंड में चला जाएगा। चंदन आपने 3 लिखा है, यस वो आप लोग आपने शायद एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताया होगा। तो मुझे बताइए पूरा का पूरा लाइटनिंग डिस्चार्ज, बताओ अब ये लाइन में फ्लो हो रहा है कि आपके लाइटनिंग अरेस्टर ने पूरे लाइटनिंग डिस्चार्ज को कहां डाइवर्ट कर दिया, ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट कर दिया। कौन सा पाथ प्रोवाइड करा के, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा। कैसे लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाया, कंडक्टिविटी को बढ़ाकर। कैसे कंडक्टिविटी बढ़वाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ा के। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ाए, आयोनाइजेशन करवा के। आयोनाइजेशन कैसे करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा बनाकर। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया क्योंकि वोल्टेज ज्यादा हो गया था। और हाई वोल्टेज को ही हम सर्ज कहते हैं, हाई वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, सर्ज कहते हैं, सर्ज कहते हैं। बिल्कुल आयुष, हम लोग इसको वेरिस्टर भी कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, और इसका वोल्टेज आर के इनवर्सली, वो सब सारी बातें बाद में। पहले यहाँ पर ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पर बोलो, पहले यहाँ पर ध्यान से सुनना सब आप लोग। एक बात मेरी बात ध्यान से समझना, आप सब लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारे आंसर है। एलए के बारे में खूब सारी बातें, वो तो मैं खूब सारी करने वाला हूँ, बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाइए।
यहाँ पर आ जाइएगा, ध्यान रखना है कब तक पास करेगा, जब तक लाइटनिंग डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा डिस्चार्ज ना हो, 2800 किलोवोल्ट का जितना भी डिस्चार्ज करंट है ग्राउंड में नहीं चला जाए तब तक ये जाता रहेगा। ठीक है ना, परमानेंटली नहीं होता, जितना जब तक पूरा डिस्चार्ज नीचे चला जाए, दैट इज ओके। ठीक है, यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का लाइटनिंग अरेस्टर जब आयोनाइज्ड हो जाए तो उसी को ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? ब्रेक डाउन कहते हैं। तो बताओ ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? जब आपका लाइटनिंग अरेस्टर का यहां पर आयोनाइजेशन हो जाए, यहां पर एयर का क्या हो जाए आपका? आयोनाइजेशन। एयर का क्या हो जाए? आयोनाइजेशन। बताओ ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर के कॉन्टेक्ट गैप के बीच में आयोनाइजेशन, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर में से करंट का फ्लो हुआ जब नॉर्मल वोल्टेज 220 था या जब 2800 किलो वोल्ट का वोल्टेज आया, तो आप कह सकते हो सर सर्ज की कंडीशन में ये डिस्चार्ज हो गया, यानी इसका ब्रेकडाउन हो गया और सारा करंट नीचे चला गया। अच्छा आप क्या चाहते हो? लाइटनिंग अरेस्टर के कंडीशन में जब भी सर्ज आए यानी लाइटनिंग डिस्चार्ज आए, तो बताओ आपका आपका लाइटनिंग अरेस्टर उस वक्त ब्रेकडाउन होना चाहिए उसका कि नहीं होना चाहिए? अब आप कहोगे सर होना चाहिए, तब तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और करंट नहीं चलेगी। अगर कोई कहे नहीं सर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, अब बेटा इसका ब्रेकडाउन नहीं कराओगे तो फिर क्या सर्ज करंट को लाइन में फ्लो करवाओगे? हमारी लाइन और ट्रांसफार्मर डैमेज थोड़े ना करवाने हैं। तो ध्यान रखना, आप हमेशा चाहते हो, अब आखिरी बात ध्यान से, आप हमेशा चाहते हो जब भी सर्ज आए, लाइटनिंग डिस्चार्ज यानी सर्ज आए, उस समय आपका लाइटनिंग अरेस्टर का ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यानी डिस्चार्ज करंट जल्दी से जल्दी ग्राउंड में चली जाना चाहिए। तो आप चाहते हो कि इसका ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यानी कि एलए में आप चाहते हो कि सर्ज आने पर ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज लाइटनिंग अरेस्टर के लिए कम से कम होना चाहिए। जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा उतनी ही जल्दी आपका लाइटनिंग अरेस्टर ब्रेक कर जाएगा, यानी आयोनाइजेशन करवा देगा और पूरी डिस्चार्ज करंट को कहां भेज देगा? ग्राउंड में भेज देगा। तो आई थिंक लाइटनिंग अरेस्टर आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? बताओ लाइटनिंग अरेस्टर में सर्ज आने पर, आप लोगों का सर्ज आने पर ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यानी कम से कम वोल्टेज पर ही ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए ताकि सारा डिस्चार्ज करंट कहां चला जाए? ग्राउंड में चला जाए। इंसुलेटर उल्टा काम करता है। इंसुलेटर कभी भी नहीं चाहता कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो, इसलिए वो कहता है ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरे लिए ज्यादा रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चले। यहाँ 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 आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल विनय, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ आ जाइए। द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द वॉट। बताओ किसी भी पर्टिकुलर बस का वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ बताइए, इसको बताइए इसका आंसर। आंसर आने दीजिएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि किसी भी पर्टिकुलर बस का वोल्टेज आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वोल्टेज, किसी का बी, किसी का डी, किसी का बी, किसी का डी। अरे क्या हो रहा है? आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। पी का फ्लो, पी का फ्लो वोल्टेज के एंगल पर डिपेंड करता है। कौन 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 कौन? वोल्टेज के एंगल पर डिपेंड करता है। और क्यू का फ्लो, पी यानी एक्टिव पावर, क्यू यानी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फ्लो वोल्टेज के एंगल नहीं, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। बताओ अब क्या पूछ रहा है? वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हो? बताओ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैसे कंट्रोल होगा? वोल्टेज का मतलब बाय डिफॉल्ट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। तो देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड किससे कंट्रोल होगा? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रिएक्टिव पावर से। तो आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे वोल्टेज का एंगल बोलता तो अभी क्या आंसर दे रहे होते? एक्टिव पावर। तब आप लोगों का एक्टिव पावर यानी कि सी वाला आंसर हो जाता। बी एकदम सही है, बिल्कुल गौतम, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, वोल्टेज मैग्नीट्यूड बोले तो आप लोगों को रिएक्टिव पावर यानी क्यू आंसर देना है, और वोल्टेज का एंगल बोले तो आप लोगों को एक्टिव पावर पी आंसर देना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ध्यान रखना, पी का स्टेटमेंट क्या है वो अच्छे से ध्यान रखना।
पी का फ्लो हमेशा हाई वोल्टेज है, जैसे करंट के बारे में जानते हो ना, करंट के बारे में क्या जानते हो, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, करंट का बिहेवियर है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, वैसे पी और क्यू का भी नेचर है। पी हमेशा हाई वोल्टेज एंगल से लो वोल्टेज एंगल फ्लो होता है, पी का फ्लो हाई वोल्टेज एंगल से लो वोल्टेज एंगल की तरफ फ्लो होता है, ये वोल्टेज के एंगल पर डिपेंड करता है। और जबकि अगर आप लोग क्यू के बारे में बात करें तो क्यू का फ्लो हाई वोल्टेज मैग्नीट्यूड से लो वोल्टेज मैग्नीट्यूड की तरफ फ्लो होता है। सर एक्सप्लेन किया जाए, अच्छा एक्सप्लेन करें, देखो एक्सप्लेन के लिए आप लोगों को यहाँ पर दो फॉर्मूला पता होने चाहिए इनके लिए। देखो आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम स्टूडेंट्स को याद है, यहां पर आ जाइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि ऐसा क्यों। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। बताइए हमारे पास कुछ लोग, आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी मैं एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए हमारे पास पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी का फॉर्मूला ध्यान रखना आपके पास होता है वी एस वी अपॉन एक्स साइन डेल। ध्यान रखना यहाँ वी आर होता है रिसीविंग एंड का, मैंने यहाँ पर सिर्फ वी ले लिया है। रिसीविंग एंड यानी लोड साइड का वोल्टेज वेरी करता है तो मैंने उसे वी ले लिया है, लोड वेरी करने पे रिसीविंग एंड का वोल्टेज यानी लोड साइड का वोल्टेज वी वेरी करता है तो मैंने वी आर को वी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए हम लोग बात, सर टाइप्स ऑफ बसेस बता दीजिए प्लीज। आयुष बसेस के बारे में बात करेंगे, बसेस का आगे क्वेश्चन आएगा, मैंने इसमें डाला हुआ है क्वेश्चन, देन वी विल टॉक आयुष, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, देखो पी का फॉर्मूला ये होता है, लिसन वेरी केयरफुली। बताओ अगर मैं इस पी का डेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना बनेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आई थिंक अच्छे से पता होगा, बी एस बी अपॉन एक्स साइन डेल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस डेल। और बताओ अगर मैं इस पी का डेल के नहीं वोल्टेज के एंगल नहीं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, देखो काफी लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा, रीजन एक्चुअल पता नहीं होगा, ध्यान से समझना। बताओ अगर मैं पी का डेल के रेस्पेक्ट में नहीं पी का वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो बताओ यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वी एस अपॉन एक्स साइन डेल तो आप लोगों का कांस्टेंट, और v के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में v के रेस्पेक्ट में करोगे तो v का v के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। मुझे बताओ पहले ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं, डेल पी बाई डेल डेन एंड डेल पी बाई डेल वी, आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट सभी को क्यू का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्यू का फॉर्मूला होता है वी एस बी अपॉन एक्स कॉस डेल माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में फॉर्मूला डेराइव करते हैं। फॉर्मूला पता है तो आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ये दो फॉर्मूला, पहला ये पी का और ये किसका फॉर्मूला आपका क्यू का। एक काम करें आप लोग क्यू का भी डेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और क्यू का भी आप लोग अगेन वी के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वही डेल और वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है। बताओ यहाँ डेल के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का वी एस बी अपॉन साइन डेल हो जाएगा। आपको पता है कि कॉस डेल का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डेल होता है। डेल के रेस्पेक्ट में इसका करोगे ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा डेल के रेस्पेक्ट में क्योंकि इसमें डेल है नहीं। वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इट इज वी एस अपॉन एक्स, आप लोगों का कॉस डेल एज इट इज, और यहाँ पर करेंगे टू वी अपॉन एक्स, वी स्क्वायर का वी के रेस्पेक्ट में टू वी। तो आई थिंक पहले बताओ ये दोनों डिफरेंशिएशन क्लियर है कि नहीं, तब हम लोग हमारे लॉजिकल बातों पे चलेंगे कि सर कंसेप्ट क्या समझाना चाहते हो वो हम लोग चलेंगे। पहले बताओ दोनों फॉर्मूला और दोनों डिफरेंशिएशन क्लियर है क्या, इज इट क्लियर, देन वी विल गो फर्दर। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले बताइए दोनों फॉर्मूलाज एंड दोनों डिफरेंशिएशन क्लियर है, तब मैं कंसेप्ट पर चलूंगा, ठीक है। चलें आगे, क्लियर, चलिए यहाँ आ जाइए। अच्छा आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगा, जब आप लोगों को ये दोनों चीजें पढ़ाई जाती है यानी पी और क्यू का फॉर्मूला डेराइव करवाया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा कहा जाता है कि डेल छोटे से छोटा रखो, जितना कम हो सके, नियर अबाउट 0 डिग्री रख दो कोशिश हो सके तो। कौन सा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना दिस इज ड्यू टू दी स्टेबिलिटी में पढ़ाया जाता है ड्यू टू ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, कल मैं आप लोगों को स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट तो आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। ड्यू टू ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास ध्यान रखना हम डेल का वैल्यू, ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डेल का वैल्यू जितना छोटा हो सके हम उतना छोटा हम लोग लेते हैं, किसका वैल्यू, डेल का वैल्यू, क्लियर। डेल का वैल्यू छोटे से छोटा लिया जाता है। बताओ डेल का वैल्यू अगर बहुत छोटा होगा तो उस केस में कॉस डेल क्या होगा, कॉस डेल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपको याद है डेल और कॉस डेल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान रखना कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, तो आप ये कह सकते हो कि कॉस डेल आप नियर अबाउट टू 1। और अगर साइन डेल के बारे में बात करो तो ध्यान रखना डेल बहुत छोटा होगा तो साइन डेल बहुत छोटा, लगभग जीरो आप लोग बोल सकते हो। तो ध्यान रखना ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेल बहुत छोटा होता है, डेल बहुत छोटा तो साइन डेल तो बहुत छोटा होगा बट कॉस डेल बहुत बड़ा होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हम लोग इस बात को यहाँ पर समझेंगे। मुझे बताओ कॉस डेल का वैल्यू डेल
डेल बहुत छोटा होने की वजह से कॉस डेल बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो डेल पी बाई डेल डेल पी बहुत बहुत ज्यादा होगा। बट साइन डेल बहुत छोटा होने की वजह से डेल बहुत छोटा, तो साइन डेल बहुत छोटा होने की वजह से डेल पी बाई डेल बी बहुत ही छोटा होता है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बात करें, बताओ हमारे पास डेल बहुत ही छोटा होने की वजह से साइन डेल बहुत छोटा होता है, तो डेल क्यू बाई डेल डेल भी हमारे पास बहुत छोटा होता है। माइनस को आप लोग हटा देना, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। यहाँ आ जाओ, आप लोगों का डेल बहुत छोटा होने की वजह से कॉस डेल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो आपका डेल क्यू बाई डेल बी भी बहुत ज्यादा होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैंने यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रखे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ, एक्चुअल मीन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, डेल पी बाई डेल डेल का मतलब है चेंज इन डेल। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मतलब क्या होता है कि डेल में चेंज करने पर पी में कितना चेंज हो रहा है। तो बताओ, डेल में थोड़ा बहुत चेंज करने पर पी में बहुत 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 ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी आपका पी किस पे डिपेंड करता है? पी आपका डेल पर डिपेंड करता है। बताओ, वी में चेंज करने पर पी में चेंज क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी पी वी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब पी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर नहीं, पी वोल्टेज के एंगल पे डिपेंड करता है। आई थिंक क्लियर होगा। यहां आ जाओ, उल्टा मुझे बताओ, यहां पर डेल वी का मतलब क्या है? चेंज इन वी। वी में चेंज करने पर क्यू में क्या कुछ चेंज होता है क्या? हाँ, वी में चेंज करने पर क्यू में बहुत बहुत चेंज होता है, यानी कि क्यू पूरा का पूरा वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। बताओ, क्यू वोल्टेज के एंगल में चेंज करने पर क्यू में चेंज होता है क्या? नहीं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल चेंज होता है, यानी क्यू डेल पे डिपेंड नहीं करता। क्यू डेल पे डिपेंड नहीं करता। पी, इसका मतलब पी तो डेल पर, पी तो डेल पर, पी तो डेल पर, पी तो डेल पर, और क्यू वी पर, क्यू वी पर, क्यू वी पर, क्यू वी पर डिपेंड करता है। आई थिंक क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है? पी डेल पर, क्यू वी पर। दिस इज द रीजन हम लोगों ने बताया। ठीक है, बाकी हम हमारी इस क्लास को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फंडा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।